This conference will now be recorded. देवदत्त सर आवाज येत नाहीये. This conference will now be recorded. नमस्कार। कोरोना कालीन लॉकडाउन के काल में आयुर्वेदीय द्वारा आयोजित आयुर्वेदीय अभ्यासमाला में सभी का स्वागत है। आज का सत्र जो है वो हमारे सामने प्रस्तुत करने वैद्य कोर्ट से आए हैं। वो अपना विषय रसशास्त्रीय द्रव्यों का परिचय यानी उनका जो मार्केट सैंपल्स है, सभी सैंपल्स है, उनका जो परिचय है वो हमें आज करके देंगे। मैं उनसे विनंती करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि वो अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें। धन्यवाद सर। आज का विषय सिलेक्ट किया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रसद्रव्यास। जो रसशास्त्र में हम द्रव्य इस्तेमाल करते हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के बारे में हम थोड़ी सी आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो शिव जी को नमन करके ये लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद मेरे तीन जो गुरुजी हैं, वैद्य गिरीश शिर्के सर, वैद्य संजय पेंडसे सर और वैद्य विवेक साने सर, इन सबको प्रणाम करके मैं मेरा जो कहना है वो अभी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो इस विषय को सिलेक्ट करने की जरूरत क्यों है, इसके बारे में अगर सोचे तो वापस जैसे हमने वनस्पति के परिचय के बारे में देखा था, वो दो श्लोक चरक के हमारे सामने आते हैं। औषधम ही अनभिज्ञातम, अगर औषध से हम अनभिज्ञ है तो क्या हो सकता है, उनके बारे में ये दो श्लोक चरक ने सूत्र स्थान में पहले ही अध्याय में कि अनर्थायोपपद्यते, अगर आपको औषधि की पहचान ही नहीं है, जो द्रव्य आप चिकित्सा के लिए यूज करने वाले हो उसकी अगर पहचान ही नहीं है तो उससे केवल अनर्थ ही हो सकता है अगर गलत द्रव्य इस्तेमाल आपने कर लिया। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल यहाँ पे प्रस्तुत किया है, विष, शस्त्र, अग्नि और अशनि। तो ये जैसे विनाशकारी होते हैं वैसे ही जो अज्ञात औषधि है उसका प्रयोग शरीर के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। तो रसशास्त्रीय जो द्रव्य है, हम रसशास्त्र में जो सीखते हैं सेकंड ईयर से लेके प्रैक्टिस तक, जो द्रव्य हमारे सामने आते हैं उनके बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हमें बुक में देखने को मिलती है कि कई द्रव्यों की पहचान अभी तक ठीक से हुई भी नहीं है, तो हम संदिग्ध अवस्था में ऐसे बात। तो वो कौन कौन से है वो बाद में हम देखेंगे, लेकिन ये इसका सबसे बड़ा कारण है कि कंट्रोवर्सीज अभी बहुत सारी रसद्रव्यों के बारे में है। इसके लिए द्रव्यों की सही पहचान करके ही हमें उनका चिकित्सा में प्रयोग करना चाहिए। दूसरा एक कारण उसके लिए है कि पारद के संस्करण के लिए आइडियल द्रव्य हमें चाहिए। अगर वो नहीं मिला तो पारद में जो चेंजेस होना अपेक्षित है हमें संस्कार के दरमियान, वो उसमें होते हुए हमें देखने को नहीं मिलते। तो ये एक उसकी सबसे बड़ी जरूरत है। जो लोग रसशास्त्र में काम करने वाले हैं, सिर्फ मेडिसिन को छोड़ के एक्चुअल रसशास्त्र में जो काम करने वाले हैं, उनको ये सबसे बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है, मतलब होती है, कि भारत के लिए आइडियल द्रव्य उन्हें नहीं मिल पाते। इसलिए बहुत सारे लोग जो है जो आइडियली रसशास्त्र के पीछे है, रसशास्त्र के जो संस्करण है भारत के बारे में उस पर प्रयोग कर रहे हैं, वो इन द्रव्यों की आइडियल खोज के लिए सदा प्रयत्न करते रहते हैं।
रसद्रव्य जो है वो चिकित्सा में हम एक साधन की तरह इस्तेमाल करते हैं। जो औषधि द्रव्य हम चिकित्सा के लिए यूज करने वाले हैं वो साधन की तरह हम इस्तेमाल करते हैं। अगर वही गलत साबित हुआ तो हमारी चिकित्सा जो है वो फलदायी नहीं होगी, इसलिए उसका करेक्ट आइडेंटिफिकेशन हमारे सामने होना चाहिए। तो किस तरीके से हम द्रव्यों का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे वनस्पतियों के बारे में हमने देखा, कुछ पॉइंट्स हमारे सामने थे, वैसे ही रसशास्त्रीय द्रव्य जो है वो कुछ पॉइंट्स के आधार से हम उसको आइडेंटिफिकेशन का क्राइटेरिया डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कौन से साधन हमें उनके आइडेंटिफिकेशन में मदद कर सकते हैं। एक तो उनके पर्यायी नाम, जैसे हमने वनस्पति के बारे में देखा था कि अलग-अलग सिनोनिम्स जो होते हैं वनस्पति के उस द्रव्य के, उसके अनुसार उसकी पहचान हम कर सकते हैं। कुछ रसशास्त्रीय द्रव्यों के बारे में भी ऐसे ही चीजें हमें फॉलो करनी पड़ती है। ग्राह्य और अग्राह्य कैरेक्टर्स जो है उस द्रव्य के, वो लक्षण हमारे ग्रंथों में डिटेल में हमें मिलते हैं। कुछ द्रव्यों के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में मिलते हैं, कुछ द्रव्यों के बारे में थोड़े से ही मिलते हैं, लेकिन ग्राह्य और अग्राह्य कैरेक्टर्स हमें रस ग्रंथों में मिल जाते हैं। मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स है, स्वरूप का वर्णन करने वाले जो कैरेक्टर है उस रस द्रव्य के, वो भी हमें ग्रंथों में मिल सकते हैं। उसके स्थान के स्थान उसका निर्दिष्ट करने के लिए कुछ वर्णन ग्रंथों में किया होता है, जैसे सौराष्ट्र देशे उत्पन्ना, ऐसे हम कांक्षी के बारे में देख सकते हैं, या फिर कम्पिल्लक के बारे में भी ऐसा कहा है कि सौराष्ट्र देशे उत्पन्ना। तो कौन सा देश में उत्पन्न होता है उसके अनुसार उस देश में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से द्रव्य हमें मिलते हैं, उसके अनुसार आइडेंटिफिकेशन का हमें कुछ हद तक पता चल सकता है। रस संस्करण के लिए वो द्रव्य क्या इस्तेमाल करता है, ये एक्चुअली जब रसशास्त्र में हम ज्यादा प्रयोग करेंगे तभी पहचान में आने वाली चीज है। ये भी एक आइडेंटिफिकेशन का टूल हो सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे प्रयोगों की आवश्यकता है। अभी जो लोग रसशास्त्र पे प्रयोग कर रहे होंगे उनको ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आती होगी कि कौन सा द्रव्य रसशास्त्र के लिए पारद के लिए परफेक्ट है। वो अगर हमें पता चल गया अनेक विध प्रयोगों से, तो हम आइडियल द्रव्य के पास जाके पहुंच सकते हैं। तो जैसे कि कम्पिल्ल है, कम्पिल्ल पारद के संस्करण में कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल होता होगा, तो वो पारद का संस्कार अगर प्रेजेंट चीज से हमें प्राप्त होता है तो हम मार्केट में जो प्रेजेंटली कम्पिल्ल के नाम से मिलने वाली चीज है उसको आइडियल कम्पिल्ल मान सकते हैं। अगर पारद का वो संस्कार या वो विधि जो है फुलफिल नहीं होता, तो हमें दूसरे कुछ द्रव्यों के बारे में सोचना पड़ेगा। तो ये एक साधन है, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा प्रयोगों की आवश्यकता है। और एक चीज होती है यूज इन चिकित्सा, लेकिन चिकित्सा में प्रयोग करने से पूर्व हमें आइडेंटिफिकेशन उसका जरूरी है। ये रिट्रोस्पेक्टिव जो चीजें होती है आइडेंटिफिकेशन के बारे में, ऐसी हमें इससे मिल सकती है। तो कुछ द्रव्य जो ट्रेडिशनली उस नाम से हम यूज करते हैं, उनका चिकित्सा में जो प्रयोग किया जाता है वो आइडियली उसके जैसे ही गुणधर्म हमें देता है क्या, ये चीज हम जान के उसके आइडेंटिफिकेशन तक पहुंच सकते हैं। तो ये थोड़ा सा रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी हो गया। तो ये भी एक हमें ग्रंथों से इसके बारे में जानकारी मिलती है। मॉडर्न मेथड्स में जो है कुछ चीजों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं द्रव्यों के आइडेंटिफिकेशन के लिए, जैसे कि मिनरल्स जो है, ज्यादातर रसशास्त्रीय द्रव्य जो है हम मिनरल्स के तौर पे देखते हैं। तो टेक्सचुअल जो क्राइटेरिया हमें ग्राह्य अग्राह्य या फिर मॉर्फोलॉजिकल क्राइटेरिया जो उस द्रव्य के बारे में हमें ग्रंथों में मिलते हैं, उससे कौन सा मिनरल्स मैच करता है इसके बारे में हम स्टडी करके देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ मॉडर्न शास्त्रों की भी थोड़ी सी जरूरत थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ती है, जैसे कि जियोलॉजी है, मिनरोलॉजी है, जेमोलॉजी है। इनके कुछ प्रिंसिपल्स हम हमारे द्रव्यों के आइडेंटिफिकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ही कुछ एनालिटिकल टेक्निक्स जो होती है केमिस्ट्री की, जैसे एटॉमिक एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है, या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसी चीजें है। ये जो एडवांस टेक्निक्स जो होती है वो कुछ हद तक हमें हमारे द्रव्यों के आइडेंटिफिकेशन में मदद करती है। तो ये सारी चीजों का विचार करके हम कुछ द्रव्यों के आइडेंटिफिकेशन पे थोड़ा सा विचार करेंगे। तो अभी जो
इस व्याख्यान का स्वरूप मैंने तय किया था। एक्चुअली ये जो है थोड़ा-सा कंपाइलेशन टाइप का जो प्रेजेंटेशन मैंने तैयार किया था। मेरा इस विषय में ज़्यादा घूम के या ज़्यादा सैंपल्स कलेक्ट करके ऐसा अभ्यास उतना तो नहीं है, इसलिए आइडियल द्रव्यों तक पहुँच ही पाऊँगा ऐसा नहीं। लेकिन जो कुछ बुक्स है जिससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि रसशास्त्र और जियोलॉजी का मेल करके कुछ चीज़ों को डिसाइड करने की एक बुक में कोशिश की होती है। बुक्स के बारे में मैं बताऊँगा, लेकिन ऐसे बुक्स में से लेके और कुछ हद तक गूगल की मदद लेके जो तस्वीरें हमारे सामने आती है, उनको प्रेज़ेंट करने की यहाँ पे अब कोशिश करूँगा। तो महारस सुपरस साधारण रस ये जो 3 प्रमुख द्रव्यों के वर्ग हमें रसशास्त्र में मिलते हैं, उनमें से कुछ द्रव्यों को अभी हम देखेंगे। अभ्रक के बारे में ये चीज़ें हमें ग्रंथ में मिलती है। उसके स्वरूप के बारे में, ग्राह्य लक्षणों के बारे में, स्निग्ध होना चाहिए, पृथुदल होना चाहिए, वर्ण संयुक्तम भारतवादिकम, गुरु होना चाहिए, सुख निर्वाच्य पत्रम, उसके पत्र इजीली सेपरेट करके आने चाहिए। तो ये ग्राह्य तो या स्वरूप के बारे में कुछ लक्षण हमें मिलते हैं। प्रकार के बारे में पिनाक नाग मुंडक वज्र, ये अग्नि के स्वरूप के अनुसार, अग्नि में उसके बिहेवियर के अनुसार हमें प्रकार मिलते हैं और उनके ही कलर के अनुसार श्वेतादि जो चतुर्विध प्रकार है वो हमें मिलते हैं। तो इसके अनुसार अभ्रक जो है उसके लिए एक मिनरल्स जो डिसाइड किए हैं, तो एक बुक का नाम मैं अभी बताता हूँ, मिनरल्स ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ऐसा एक जियोलॉजिस्ट ने रसशास्त्र का अभ्यास करके लिखा हुआ बुक है। तो उसमें कुछ हद तक हमें उस द्रव्यों के विनिश्चय के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलती है। इसके कुछ रेफरेंसेस मैं यहाँ पे अभी प्रेजेंट करूंगा। तो अभ्रक के बारे में ट्रेडिशनली भी और जो स्टडी उन्होंने जियोलॉजी के हिसाब से थोड़ा सा किया है, उसके अनुसार भी माइका के जो वेरियस टाइप्स होते हैं वो अभ्रक के अंडर हम कंसिडर कर सकते हैं। तो माइका में ये चारों वर्ण हमें मिल सकते हैं, श्वेत, पीत, रक्त और कृष्ण, चारों तरह के माइका हमें मिल सकते हैं। अभी जो सैंपल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, तो वो लेफ्ट कॉर्नर का जो है ऊपर की तरफ का, उसको मस्कोवाइट नाम से हम जानते हैं। तो मस्कोवाइट के भी अलग अलग कलर्स में हमें मिलते हैं। चारों वर्ण में मस्कोवाइट हमें मिल सकता है। और राइट कॉर्नर का जो लोअर पिक्चर आप देख रहे हैं उसको बायोटाइट माइका कहते हैं। तो जो वज्राभृक हमें चाहिए कि वो गुरु होना चाहिए, भारी होना चाहिए और अग्नि में उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो वज्राभृक के नाम से ये चीज अभी बहुत ज्यादा जगह इस्तेमाल की जाती है भस्म बनाने की। दूसरी एक चीज होती है वज्राभृक, जिसे वज्राभृक कह सकते हैं। वो माइका का ही ब्लैक कलर का टाइप होता है। माइका के जो शीट्स होते हैं उसका एक बंच, उसको बुक ऑफ माइका कहते हैं। वो ब्लैक कलर का जो वज्राभृक के जैसे गुण दिखाता है, मतलब अग्नि में भी उसका कुछ इफेक्ट नहीं होता। और सुख निर्मोच्च पत्रम, ये मस्कोवाइट में ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये जो चीजें हैं वो अभ्रक के नाम से अभी डिसाइड की हुई हमें मिलती है। पीत और रक्त, ये जो माइका के टाइप्स मिलते हैं, एक्चुअली इसका चिकित्सा में तो प्रयोग हम नहीं करते, लेकिन धातुवाद में इसका प्रयोग हमें निर्दिष्ट है। तो माइका के जो अलग अलग सैंपल्स हमें मिलते हैं, एक्चुअली फील्ड में मुझे सिर्फ बायोटाइट और जो मस्कोवाइट है, श्वेत और कृष्ण वाला जो अभ्रक है, वो ही देखने को मिले हैं अब तक। लेकिन ये रेड और येलो, ये दोनों टाइप्स हमें माइका के अंदर देखने को मिलते हैं। आप गूगल पे अगर सर्च करो तो माइका के ये 4 टाइप्स हमें मिल सकते हैं। वैक्रांत के बारे में कुछ चीजें हमें ग्रंथ में मिलते हैं। एक तो लोकेशन के बारे में उन्होंने दिया है, विंध्यस्य दक्षिणे भागे उत्तरे वा, विंध्य पर्वत जो है उसके दक्षिण और उत्तर की तरफ ये अभ्रक हमें वैक्रांत हमें मिल सकता है। लेकिन वैक्रांत का निश्चय करने के लिए और कुछ चीजें हमें जाननी पड़ती है। उसमें से एक है विकृंत इति लोहानी, लोह में विकृति उत्पन्न करना। मीन्स यहाँ पे इसका मीनिंग लिया जा सकता है कि जब जो मिनरल्स होते हैं मेटल्स के, तो उन ओर्स में से उस मेटल्स को जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उस वक्त उस वहां पे वैक्रांत का यूज होता है। वैक्रांत खुद वहां पे पिघल जाता है और जो ओर्स में मेटल को छोड़ के बाकी चीजें होती हैं उनको खुद में समा लेता है और मेटल का पार्ट जो है सेपरेट कर देता है। ऐसी प्रक्रिया में कई जगह पे ये जो सब्सटेंस है
यूज किया जाता है। ये कौन सा सब्सटेंस है ये बाद में हम देखेंगे, लेकिन विकृत लोहानी का मीनिंग यहाँ पे ऐसा किया जा सकता है। तो ये वैक्रांत की पहचान के लिए थोड़ा सा एक हमें हेल्प हो सकती है। स्वरूप के बारे में वैक्रांत का एक लाइन हमें मिलता है, अष्टास्रश्चाष्टफलकः षट्कोणो मसृण गुरु। गुरु होना चाहिए, मसृण होना चाहिए, इसका सरफेस जो है मसृण होना चाहिए, षटकोण 6 कोणों से युक्त होना चाहिए, अष्ट अस्र और अष्टफलक 8 एजेस और 8 फलक 8 सरफेसेस, ऐसा जो मिनरल है उसको हम वैक्रांत कह सकते हैं। तो ये एक चीज हो गई। और दूसरा जो है वैक्रांत के अलग अलग कलर्स ग्रंथ में दिए हैं, 8 अलग अलग कलर्स का वैक्रांत हमें मिल सकता है। ऐसे कोटेशंस हमें रस ग्रंथ में मिलते हैं, श्वेत से लेकर कर्बूर तक, ऐसे 8 तरह के वैक्रांत होते हैं। तो इस सभी इंफॉर्मेशन को ध्यान में रख के अलग अलग मिनरल्स का प्रयोग वैक्रांत के नाम से अभी किया जा रहा है। तो उसमें ये 4 मिनरल्स वैक्रांत के अंडर आते हैं, टूरमलिन, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार और मैंगनीज। ये 4 जो है ट्रेडिशनली या स्टडी करके वैक्रांत के तौर पे यूज किए जाने वाले मिनरल्स है। जैसे वनस्पति के बारे में हम देखते हैं कि अलग अलग प्रदेश में अलग अलग वनस्पति यूज की जाती है, वैसे ही कई जगह पे अलग अलग जगह पे या अलग अलग मिनरल्स यूज करने का ट्रेडिशन वहां पे अभी अपने हमें देखने को मिलता है। तो ये कौन से मिनरल्स वैक्रांत के तौर पे यूज किए जाते हैं उसके बारे में ये 4 हमें देखने को मिलते हैं। तो उसमें से अगर जो पिछले बार स्लाइड के हम क्राइटेरिया देखें तो 8 कलर का होने वाला एक मिनरल्स हमारे सामने है, जो कि अष्टास्रश्चाष्टफलकः, ये उसका स्वरूप भी फुलफिल करता है। तो उसके अनुसार वैक्रांत का वर्णन हम पे देख सकते हैं। वैक्रांत के अलग अलग वर्ण हमें देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग वर्ण के टूरमलिन, तो टूरमलिन ये जो मिनरल है वैक्रांत के अंडर यहाँ पे, तो इसमें भी वैक्रांत का जो वर्णन है ग्रंथों में 2 जगह पे या 2 वर्गों में हमें मिलता है, एक तो महारस वर्ग में और दूसरा जो है रत्न वर्ग। तो हमारे जो वृद्ध वैद्य है, सीनियर जो वैद्य हुए थे, तो उनका ये मानना है, जैसे कि आचार्य यादव जी त्रिकोण जी है या फिर मुकुंदराव गायकवाड़ गुरु जी जो है, उन्होंने ऐसा उनके बुक में हमें लिख के दिया है कि जहाँ पे भी महारस में वैक्रांत यूज करना हो तो वहां पे मैंगनीज का आप यूज कर सकते हो। तो लोह वैक्रांत के नाम से मुकुंदराव गायकवाड़ गुरु जी जो है वो इस मैंगनीज का प्रयोग करते हैं। और जहाँ पे रत्न वर्ग में आपको वैक्रांत का यूज करना है तो रत्न क्वालिटी जो है वो टूरमलिन में पाई जाती है, तो वहां पे वैक्रांत के नाम से आप टूरमलिन का प्रयोग। बाकी 2 चीजें जो है क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार, ये भी वैक्रांत के नाम से यूज की जाती है। उसके भी कुछ कारण है, जैसे कि विकृत लोहानी, ये जो हमने देखा था वैक्रांत का जो उन्होंने निरुक्ति दिया था, तो इसके मीनिंग अगर हम देखें तो फेल्डस्पार यहाँ पे यूज होता है। जो रिफाइनरीज होती है, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने की जो प्रक्रिया होती है, वहां पे फेल्डस्पार यहाँ पे यूज किया हुआ मिलता है। तो डी.ए. कुलकर्णी जी की जो रसरत्न समुच्चय की टीका है, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन हमें इसके बारे में मिलती है। तो ये 4 चीजों की पिक्चर्स हम अभी देख सकते हैं। श्वेत वैक्रांत जो है एक्रोइट टूरमलिन नाम से ये टूरमलिन मिलता है, ट्रांसपेरेंट होता है, श्वेत वर्ण का। कृष्ण वैक्रांत जो है ब्लैक टूरमलिन हम जिसे कहते हैं, स्कारल नाम जिसे मिनरोलॉजी में दिया है। ये लास्ट वाला जो है राइट कॉर्नर का, वो एक फील्ड सैंपल है। वो माइका बायोटाइट माइका जो है, तो बायोटाइट में एम्बेड हुआ जो टूरमलिन है, डॉक्टर ज्योतिराम पिष्टे सर जो है जियोलॉजिस्ट है कोल्हापुर के, उनके पास से ये फोटो मिला था। उन्होंने ये सैंपल फील्ड में से कलेक्ट किया था। टूरमलिन का ही सैंपल है लेकिन बायोटाइट के साथ में फ्यूज हुआ है। तो ऐसे सैंपल्स हमें ये टूरमलिन के मिल सकते हैं। रक्त वैक्रांत के बारे में ये पिक्चर हमारे सामने आती है।
रूबेला एक टूरमलिन इसे कहते हैं। पीत वर्ण में भी ये टूरमलिन हमें मिल सकता है, येलो टूरमलिन। और एक टूरमलिन का कलर हमें मिलता है हरित वर्ण का। तार्क्ष्याभ टूरमलिन वैक्रांत नाम से रसतरंगिणी में इसका वर्णन आया है। हरित वैक्रांत जो होता है उसको तार्क्ष्याभ वैक्रांत कहा जाता है। तो ये तार्क्ष जो तार्क्ष जो रत्न होता है, जिसे हम पन्ना कहते हैं, उसके जैसा इसका वर्ण दिखता है, इसलिए तार्क्ष्याभ वैक्रांत इसे कहा है। नील वैक्रांत में ये वेरिएशंस हमें मिलते हैं, अलग अलग कलर के टूरमलिन्स पाए जाते हैं। श्याम जो वर्णन किया है वैक्रांत के बारे में, उससे ये ब्राउन कलर का ड्राइवाइट नाम का एक मिनरल मिलता है वैक्रांत में, टूरमलिन में। तो इससे हम श्यामल वैक्रांत को कंपेयर कर सकते हैं। करबूर के बारे में मुझे कुछ अभी तक इमेज उसकी मिली नहीं है, लेकिन ये जो अलग अलग वेरिएशंस है कलर में टूरमलिन के बारे में, तो वैक्रांत के जो 8 अलग अलग टाइप्स होते हैं कलर के अनुसार, उसको इससे हम कंपेयर कर सकते हैं। और टूरमलिन का जो स्वरूप भी है वो अष्टाश्रष्ट अष्टफल का ये जो मॉर्फोलॉजिकल वर्णन किया है वैक्रांत का, उससे वो मैच करता है। इसलिए ज्यादातर लोग टूरमलिन को वैक्रांत के तौर पे यूज करने की सलाह देते हैं। तो जो बुक्स हमें मिलते हैं उसके ऑथेंटिकेशन के बारे में या फिर आइडेंटिफिकेशन के बारे में, उसमें ज्यादातर टूरमलिन का ही वर्णन वैक्रांत के तौर पे हमें मिलता है। ये फ्लोरस्पार या फेल्डस्पार जिसे कहते हैं, उसका एक सैंपल है। ये मैंगनीज का सैंपल है, जिसे लोह वैक्रांत के नाम से यूज किया जाता है। क्वार्ट्स का ये सैंपल है। क्वार्ट्स सबको पता होगा, क्वार्ट्स का जो क्रिस्टल होता है ट्रांसपेरेंट भी होता है, कुछ थोड़ा सा कलर वेरिएशंस भी इसमें दिख सकते हैं। इसका एक सैंपल यहाँ पे कलेक्ट किया है। तो ये जो मुख्य 4 मिनरल्स है वैक्रांत, जिसे वैक्रांत के नाम से यूज होने वाले, इनके यहाँ पे एक साथ फोटो दी है। इसके बाद माक्षिक के बारे में कुछ चीजें हमें ग्रंथ में मिलती है। सुवर्ण द्युतिमत्वाद्वा, सुवर्ण के जैसी आभा जिसमें होती है, सुवर्ण के जैसे दिखने वाला, वो सुवर्ण माक्षिक होता है। वो तापी नदी के किनारे पे मिल सकता है, इसलिए उसको ताप्य या तापीज ऐसे नाम दिया है। लोकेशन के बारे में ये इंफॉर्मेशन मिलते हैं। लोकेशन के बारे में और कुछ चीजें यहाँ पे मिलते हैं। कान्यकुब्जोत्थम, कान्यकुब्ज नगरी के पास जो मिलता है उसको स्वर्ण माक्षिक कहा जाता है। स्वर्ण सन्निभम, स्वर्ण के जैसा दिखता है ऐसा, उसका पंचवर्ण सुवर्ण, 5 वर्ण तक सुवर्ण उसमें दिख सकता है। तो ये वर्णक नाम का जो सिस्टम है, वो जैसे हम अभी सुवर्ण के कैरेट्स देखते हैं, वैसे ही पहले वर्णक नाम का सिस्टम था सुवर्ण के वर्ण पहचानने के लिए। तो षोडश वर्णक तक जो सुवर्ण है वो शुद्ध कहा जाता है। और उसके पास जाने वाले जैसे पंचवर्ण है, अष्टवर्ण है, दशवर्ण है, द्वादश वर्ण है, ये जितने ज्यादा वर्णक उसमें होंगे उतना ज्यादा सुवर्ण शुद्ध होगा। तो इसका कलर जो है पंचवर्ण सुवर्ण के जैसा हमें दिख सकता है। ये सुवर्ण माक्षिक का एक आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया है। पाषाण बहलम जो है, जिसमें सिलिका या मिट्टी का या पत्थर का प्रमाण ज्यादा है, ऐसा जो माक्षिक है उसको तार माक्षिक का है, रौप्य माक्षिक का है। इनके कुछ सैंपल्स में मिले थे। पहले ग्राह्याग्राह्यत्व के और कुछ क्राइटेरिया है। स्वर्णाभम स्वर्णमाक्षिकम निष्कोणम गुरुतायुतम, जो भारी है और कोण रहित है। निष्कोणम, जो पत्थर के जैसा कोण रहित होता है, जो आम पत्थर में मिलता है उसके जैसा स्वरूप होता है। कलिमा विकिरित तत्व परे दृष्टम न संशय, इसका भी एक्चुअली इसका फोटो में डालना भूल गया, लेकिन हाथ पे अगर ये माक्षिक के पत्थर को आप रगड़ो तो हाथ काले हो जाते हैं। ऐसा एक इसका परीक्षा का विधि है। स्वर्णवर्णम गुरु स्निग्धम ईशत नील छवि स्फुटम,
स्वर्ण वर्ण का होता है, गुरु होता है, स्निग्ध होता है, हल्की सी नीली आभा वाला ऐसा होता है। कशे कनकवत घृष्टम, सुवर्ण घृष्ट किया करने के बाद, सुवर्ण को घिसने के बाद जैसा वर्ण प्राप्त होता है वैसा ही स्वर्ण माक्षिक को घिसने के बाद भी। तो ऐसा सुवर्ण वर्ण का जो है उसको स्वर्ण माक्षिक कहा गया है। और कुछ चीजें रसजल निधि में हमें मिलती है। भंगे सुवर्ण संकाशो, तोड़ने के बाद अंदर का जो सरफेस है वो सुवर्ण वर्ण का दिखना चाहिए। और कृष्ण छवि ही भई, बाहर से थोड़ा सा कृष्ण आभा वाला होना चाहिए। ऐसा जो माक्षिक है वो श्रेष्ठ कहा गया है। तो इन चीजों को ध्यान में रख के कुछ मिनरल्स हमारे सामने आते हैं। तो वापस मिनरोलॉजी की तरफ थोड़ा सा जाए तो चाल्कोपाइराइट ये जो मिनरल्स है वो ये क्राइटेरिया फुलफिल करता है, ऐसा हमारे ध्यान में आता है। निष्कोण है, भारी है और सुवर्ण की आभा युक्त है। सुवर्ण के वर्ण में वहां में मिलता है। इसके ये मुझे मिला हुआ सबसे अच्छा सैंपल है। एक्चुअली ये मेरे पास नहीं है, वो तिलक आयुर्वेद में म्यूजियम में रखा हुआ है सैंपल के तौर पे। जो पहले वाले पीजी स्टूडेंट्स थे उन्होंने जो उस पर रिसर्च किया था सुवर्ण मार्कशीट पे, उनको मिला हुआ एक सैंपल है। ये मैंने देखा हुआ एक अच्छा सैंपल सुवर्ण मार्कशीट का है जिसमें सुवर्ण का वर्ण जो है मैक्सिमम है, पत्थर का जो प्रमाण है इसमें कम दिखाई देता है ऊपर से। तो ये चाल्कोपाइराइट का एक सैंपल यहाँ पे हमें मिलता है स्वर्ण मार्कशीट के तौर पे। कुछ और सैंपल्स जियोलॉजिस्ट से जो मिले हैं अभी कुछ साल पहले, स्वर्ण मार्कशीट के ग्राह्यत्व पे एक डिसर्टेशन हुआ था तिलक आयुर्वेद में, तो उसमें से कुछ सैंपल्स हमें मिले थे। तो ये चाल्कोपाइराइट का सैंपल वहाँ पे जियोलॉजिस्ट से मिला। ये राइट वाला जो सैंपल है वो वापस डॉक्टर ज्योतिराम पिष्टे सर जो है उनके पास से मिला हुआ जो फोटो है उसका है। तो इसके जैसे ही गूगल से हमें और कुछ फोटोज मिलते हैं जो सुवर्ण का गोल्डन कलर जो है उस पत्थर में ज्यादा से ज्यादा हो, ऐसे कुछ सैंपल्स हमें गूगल पे फोटोज देखने को मिलते हैं। ये उसमें कुछ कलर वेरिएशन है, सभी चाल्कोपाइराइट्स के ही टाइप से इसको अलग अलग मिनरल्स के नाम से जाना जाता है। जैसे राइट में जो नीला वाला दिख रहा है वो आगे जाके आप हम सस्यक में उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सुवर्ण वर्ण का जो है ये लेफ्ट कॉर्नर में जो आप दिख रहा है जिसमें गोल्डन कलर की ही शेड है, तो केवल गोल्डन कलर का जो है वो ही मार्कशीट के तौर पे चाल्कोपाइराइट हम यूज कर सकते हैं। बाकी जो मिनरल्स है वो अलग अलग द्रव्यों के अंडर हम उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इतने सारे वेरिएशंस हमें चाल्कोपाइराइट में देखने को मिल सकते हैं। ये कुछ मार्केट सैंपल्स है। अभी मार्कशीट के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन मार्केट में भी होता है। ये जो सैंपल हमें मार्केट में मिलता है ये मार्कशीट के तौर पे यूज नहीं होता, इसको चालू मार्कशीट कह के वो बहुत ही सस्ते में बेचते हैं क्योंकि इसमें सुवर्ण जो है गोल्डन कलर जो है वो बहुत कम होता है। सिलिका या मिट्टी का जो प्रमाण है वो उसमें ज्यादा होता है। तो ये चालू मार्कशीट के तौर पे बाजार में सैंपल हमें मिलता है। ये बाजार का ही सैंपल है चाल्कोपाइराइट का, लेकिन इसको हम रौप्य मार्कशीट कह सकते हैं क्योंकि ये बाहर से दिखने वाला जो सरफेस है उसमें ज्यादातर वर्ण जो है वो रौप्य का दिखाई देता है। और पाषाण बहलम ऐसा जो रौप्य मार्कशीट का वर्णन ग्रंथ में किया है ये सैंपल उससे मैच करता है। पाषाण का भाग जो है उसमें ज्यादा होता है और रौप्य वर्ण जो है उसमें दिखाई देता है। इसको अगर तोड़ के हम देखें तो अंदर का जो सरफेस है वो सिल्वर कलर का हमें दिखता है। ये रौप्य मार्कशीट की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। ये एक सैंपल एक स्टूडेंट ने स्टडी के लिए लाया था। ये आउट ऑफ इंडिया से परचेस किया हुआ सैंपल है, अमेरिका से। तो ये थोड़ा सा अलग अलग शेड्स इसमें भी देखने को मिलती है, ब्लूइश भी है, रेडिश भी है और गोल्डन भी है। ये एक चाल्कोपाइराइट का सैंपल मिला था। बाजार में मार्कशीट के नाम से क्या मिलता है ये अगर हम देखें तो हमारे सामने ये चीज आती है। क्यूबिकल स्ट्रक्चर के जो टुकड़े हमें मिलते हैं सुवर्ण मार्कशीट के नाम से, वो असल में आयन पायराइट के क्यूब्स होते हैं। इसका आइडेंटिफिकेशन जियोलॉजिकली आयन पायराइट ऐसा किया जाता है। तो ये
माक्षिक का जो वर्णन है निष्कोणम गुरुतायुतम, इससे मेल नहीं खाता, क्योंकि ये इसको कोण भी है, सरफेसेस भी है, एंगल्स भी है, तो ये उस वर्णन से मेल नहीं खाता। इसके लिए इसका विचार जो है वो अलग द्रव्य में किया है, वो अगले द्रव्य में हम देखेंगे। लेकिन बाजार में अभी माक्षिक के नाम से यही चीज बेची जाती है। विमल के बारे में एक ही लाइन हमें मिलती है ग्राह्य ग्राह्यत्व की, वर्तुला कोण संयुक्ता स्निग्धश्च फलकान्विता। वर्तुल सिलिंड्रिकल सर्कुलर जो होता है, राउंड शेप में होता है, कोण संयुक्तम जिसपे कोण भी हो सकते हैं, स्निग्ध होता है या उसको सरफेस होते हैं, फलकान्वितम मीन्स इसमें सरफेस या फैसेट्स होते हैं, ऐसा मिनरल विमल के नाम से जाना जाता है। तो दोनों तरह से ये मिल सकता है, राउंड शेप में भी और दूसरा जो है ये क्यूबिकल शेप में। तो राउंड शेप का आयन पायराइट का मुझे अभी तक फोटो नहीं मिला, इसलिए वर्तुल का यहाँ पे पिक्चराइजेशन हम नहीं कर सकते, लेकिन जो कोण संयुक्ता स्निग्धा एंड अन्विता, इनका अगर आप हम वर्णन मैच करने की कोशिश करें तो आयन पायराइट ये मिनरल हमारे सामने आता है। जहाँ पे भी इसका आइडेंटिफिकेशन हमें मिलता है बुक्स में, तो आयन पायराइट इसके नाम से विमल के नाम से जाना जाता है। तो ये आयन पायराइट के अलग अलग सैंपल्स है, कुछ गूगल से लिए है, कुछ मार्केट सैंपल के फोटोज है। तो इसमें कुछ सैंपल्स में हमें ये भी मिलता है, गोल्ड के डिपॉजिट नेचुरली उसमें पाए जाते हैं। तो ऐसी चीज जो है चाल्कोपायराइट में भी होती है, गोल्ड के डिपॉजिट चाल्कोपायराइट में भी पाए जाते हैं। इसलिए बीच में ऐसा हुआ था कि चाल्कोपायराइट जो था वो बाजार में मिलता ही नहीं था। चाल्कोपायराइट के माइंस कुछ हद तक सीमित किए हुए थे, क्योंकि उसके गोल्ड के डिपॉजिट्स जो है ज्यादा मात्रा में पाए गए। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि स्वर्णमाक्षिक और विमल हमें डिफरेंशिएट कैसे करना चाहिए। निष्कोणम गुरुतायुतम और कोण संयुक्ता फलकान्विता, ये दोनों इसमें डिफरेंशिएशन क्राइटेरिया हमें ग्रंथ में देखने को मिलते हैं। तो चाल्कोपायराइट एज अ स्वर्णमाक्षिक एंड आयन पायराइट एज अ विमल, ऐसा हम उसके बारे में डिसाइड कर सकते हैं। शिलाजतु के बारे में बहुत सारी संदिग्धता पाई जाती है। एक्चुअली शिलाजतु नाम का द्रव्य है क्या, इसके बारे में बहुत सारी स्टडीज वगैरह हो चुके हैं। तो उनमें से कुछ जो निष्कर्ष हमारे सामने है वो थोड़ा सा यहाँ पे हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले शिलाजतु का वर्णन हमें क्या क्या मिलता है ग्रंथ में। तो रस जल निधि में गुग्गुल संकाशम तिक्तकम लवणान्वितम, ऐसा शिलाजतु का वर्णन किया है। और एक शिलाजतु पहचानने की एक परीक्षा दी है, वन्नौ क्षिप्तम भवेत यत् तक लिंगाकारम अधूमकम। अगर वन्नी में अग्नि में उसको डाल दिया जाए, अग्नि में रख दिया जाए, तो वो फूलता है, लिंगाकार हो जाता है। जैसे हम गुग्गुलू को रख दे अग्नि में तो वो फूल के लिंगाकार जैसा हो जाता है, या बबूल का जो गोंद होता है उसको भी फुला के हम उसकी लाही जैसा बनाते हैं, तो ये लिंगाकार हो जाता है अग्नि में डालने के बाद। ये उसका एक आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया। सलिले अपि अविलीनम, पानी में घुलता नहीं, ऐसा जो शिलाजतु है वो श्रेष्ठ या शुद्ध कहा गया है। तो ये उसकी एक परीक्षा है। तो जितने भी अब तक मैंने मार्केट में शिलाजतु के सैंपल्स देखे थे, वो सैंपल्स आ जाने के बाद उनका ये परीक्षा करके देखता था, लेकिन ये कहीं भी अभी फुलफिल इसमें हुआ है ऐसा मुझे पता देखने को नहीं मिला। लेकिन जो वर्णन है गुग्गुल संकाशम, उससे एक चीज मेल खाती है, वो ये है। उससे पहले और क्या क्या चीजें इसके बारे में देख सकते हैं शिलाजतु के, वो हम देखेंगे। ओपिनियंस जो अलग अलग शिलाजतु के बारे में आते हैं, उसमें मिनरल बिटुमेन, मिनरल पिच जिसे एस्फाल्ट हम या एस्फाल्ट भी कहा जाता है, मिनरल एक्सुडेट्स ऑफ, ये जो मेटल्स है गोल्ड सिल्वर कॉपर और आयरन, इनमें से जो मिनरल इनके जो ओर्स होते हैं उनमें से कुछ एक्सुडेट्स बाहर आते हैं। ये जो ओर्स पर्वतों में पाए जाते हैं, इसके मिनरल्स पाए जाते हैं, उनमें से कुछ एक्सुडेट्स बाहर आते हैं पर्वत में से, उनको भी शिलाजतु कहा जाता है। लैटेक्स ऑफ सम जीरोफाइट्स, कुछ जीरोफाइट्स होते हैं, कांटे वाली जो वनस्पति होती है एक टाइप की, जिस यहाँ पे नाम भी दिया उसका ओपुन्शिया इलेट्योर।
तो इसका जो रूट का एक्सुडेट है, रूट में से बाहर आने वाला जो एक्सुडेट है, वो ये जो प्लांट है ये ज्यादातर पहाड़ी इलाके में या ड्राई रीजन में मिलती है। तो उसके रूट्स में से जो एक्सुडेट बाहर आता है उसको भी शिलाजतु के नाम से कुछ लोग यूज करते हैं। तो ये अलग-अलग ओपिनियन शिलाजतु के बारे में हमें ये बुक में मिलते हैं। तो उसमें से जो अभी बाजार में मिलता है उसमें ये एक सैंपल है। शिलाजित पत्थर के नाम से ये मार्केट में मिलता है अशुद्ध फॉर्म में। तो गुग्गुलु संकाशम ऐसा जो स्वरूप उसका रस जलनिधि ने कहा है ये उससे मैच होने वाली चीज है। इसका अगर हम मिनरल का नेम देखें तो एस्पर्टम या मिनरल पिच ये हो सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये जो मिनरल्स यहाँ पे कहे हैं, बिटुमेन जो होता है वो कोल जैसा होता है, कोयले के जैसा होता है। मिनरल पिच जो होता है वो ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है मिनरल्स का उसके जैसा होता है। तो एस्पर्टम ये जो है वो ऑर्गेनिक मटेरियल से तैयार किया हुआ और पर्वत में से एक्सुड हुआ जिसमें मिट्टी का भी कुछ भाग होता है। ऐसा एक गोला हमें मार्केट में मिलता है। तो ये शिलाजित पत्थर के नाम से मिलता है। इसके रॉ सैंपल्स अगर हम परचेस करके उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट करके निकालें तो वो शिलाजतु की परीक्षा पास करते हैं या नहीं ये हम देख सकते हैं। एक गुरुकुल कांगड़ी नाम की एक फार्मेसी जो है हरिद्वार में, तो वहां पे शिलाजितु का ऐसा एक्सट्रैक्शन हमने देखा था एक बार। उनके पास ये पत्थर के जैसे टुकड़े वहां पे उन्होंने लाए थे और उसको गोमूत्र में घोल के जो ऊपर की सरफेस पे जो मलाई के जैसा उसका पार्ट आता है उसको एक्सट्रैक्ट करके वो शिलाजतु के नाम से यूज करते हैं। हमने भी पुनर्वसु फार्मेसी में इसको शिलाजित पत्थर को मंगवा के उसमें से निकालने की कोशिश की थी। अनफॉर्चुनेटली उसमें मैंने अभी तक उसमें कुछ किया नहीं था प्रयोग, उसके लिए वो अब तो यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन ये मंगवा के रखा था। अभी बाजार में शिलाजतु के नाम से जो मिलता है ये चीज है, शुद्ध शिलाजतु के नाम से ये बाजार में मिलता है। तो इसी का प्रयोग जो है वो मैक्सिमम जगह पे अभी किया जाता है शिलाजतु के नाम से। कर्पूर शिलाजतु के बारे में एक ओपिनियन है कि वो पोटेशियम नाइट्रेट हो सकता है, जिसको सूर्यक्षार के नाम से अभी हम यूज करते हैं, उसको कुछ लोगों ने कर्पूर शिलाजतु कहा। उसका वर्णन पांडुरम सिकताकारम कर्पूराद्यम शिलाजतु वैसा रसरत्न समुच्चय में मिलता है। तो सिकताकारम होता है, पांडुरम होता है, ये थोड़ा सा KNO3 से मैच करता है, इसलिए कुछ लोगों ने इसको कर्पूर शिलाजतु माना है। सस्यक के बारे में कुछ वर्णन हमें मिलता है। सस्यकम ही स्वभावजम तुथ्यकम कृत्रिमम, ये टाइप्स के बारे में थोड़ा सा हमें मिलता है। इसका यूज हम कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्योंकि मार्केट में अभी हमें एक चीज जो मिलती है ब्लू कलर की, ब्लू विट्रियोल जिसे कहते हैं, उसको अगर सामने देखें तो वो आर्टिफिशियली तैयार की हुई मिलती है। केमिकली प्रिपेयर्ड मटेरियल जो है ब्लू विट्रियोल वो हमें अभी उस मार्केट में मिलता है, तो इसलिए उसको हम तुत्थ के तौर पे ले सकते हैं। तो आइडियली सस्यक कैसा होता है उसका एक वर्णन रस रत्न समुच्चय में मिलता है। मयूरकंठ सच्चायम भाराढ्यम, ये उसका एक वर्णन है। मयूरकंठ के जैसा नीला इसका वर्ण होना चाहिए, इसका स्वरूप होना चाहिए, और भाराढ्यम भारी होना चाहिए। तो ये दोनों को रेफरेंस को अगर हम ध्यान में रखें तो हमारे सामने दो टाइप्स के लिए स्वभावजम सस्यक और कृत्रिम जो तुत्थ है उनके लिए दो मिनरल्स सामने आते हैं। एक तो बोरनाइट जिसे पीकॉक ओर भी कहा जाता है, मयूरकंठ के समान नीले वर्ण का होता है, और तुत्त चाल्केनथाइट नाम का मिनरल जो होता है, नेचुरली अगर मिला ब्लू विट्रियोल तो चाल्केनथाइट नाम के मिनरल से वो मिलता है। इसको कृत्रिम तरह से प्रयोगशाला में भी निर्माण किया जा सकता है। अभी जो हमें मार्केट सैंपल जो मिलता है वो कृत्रिम स्वरूप का तुत्थ ही मिलता है। तो ये दोनों के फोटो है। बोरनाइट नाम का जो है पीकॉक ओर जिसे कहते हैं वो सस्यक के वर्णन से ज्यादातर मेल खाता है। मयूरकंठ सच्चायम भाराढ्यम,
इसलिए बहुत सारे वैद्य जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं। अभी साउथ में गोपी कृष्ण सर जो है और बोरनाइट को सस्यक के नाम से यूज करते हैं। गोपी कृष्ण सर का इस विषय में अच्छा अभ्यास है क्योंकि उनके पास बहुत सारे फील्ड सैंपल्स भी हैं। अलग अलग फील्ड से सैंपल्स कलेक्ट करके सर ने उनका अभ्यास करके इन चीजों को यूज करना शुरू किया था। चाल्केनथाइड जो है ब्लू विट्रियल जिसे हम कहते हैं, ये बाजार में अभी सस्यक के नाम से हमें मिलता है। इसको हम तुत्थ के नाम से यूज कर सकते हैं। चपल, इसकी निश्चिति अभी तक बुक में ज्यादातर मिलती नहीं है। ये अभी भी पूरी तरह से संदिग्ध ही द्रव्य है। ये मार्केट में यूज कोई करता है या नहीं उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, लेकिन ग्रंथ में हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है उसकी वो हम देख सकते हैं। वंगवत द्रवते वन्नो, जो चीज वंग के समान अग्नि में द्रवीभूत हो जाए उसको चपल कहा गया है। ग्राह्य चपल में भी स्फटिक छाया षडस रहा। स्फटिक मीन्स जो क्वार्ट्ज होता है उससे क्रिस्टल के जैसे इसमें कोण और सरफेसेस हो सकते हैं, उसमें होने चाहिए। षड अस्त्र, इसमें 6 अस्त्र हो, 6 एजेस जिसमें हो, ऐसा चप्पल ग्राह्य माना है। जो गुरु भी होना चाहिए, स्निग्ध भी होना चाहिए। तो इन चीजों का विचार करके हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन सामने आती है चप्पल के निर्णय के बारे में। एक तो वंगवत द्रवते, स्फटिक छाया, षडस्र, स्निग्ध और गुरु, ये हमारे सामने चप्पल को डिसाइड करने के लिए क्राइटेरिया है। तो इनको अगर देखें तो दो अलग अलग मिनरल्स अलग अलग स्टडी में से हमारे सामने आते हैं, बिस्मथ और सेलेनियम, जो पहले से बहुत सारे आचार्यों ने इस पे स्टडी करके, आचार्य का मतलब भी जो लेटेस्ट जो ग्रंथ है जैसे कि रसतरंगिणी है, तो रसतरंगिणी भी है, और जिन्होंने अभी हमारे सामने कुछ रसशास्त्र के बुक्स भी लिखे हैं, ऐसे लोगों के अभ्यास से हमें बिस्मथ और सेलेनियम के बारे में जानकारी मिली। ये दो द्रव्य चपल हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने एक ओपिनियन हमारे सामने प्रस्तुत किया है। क्यों हो सकते हैं उसको जानने के लिए ये चीजें हमारे सामने है। बिस्मथ कौन कौन से क्राइटेरिया फुलफिल करता है चपल होने के लिए? एक तो स्फटिक छाया, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो उसका जो है, षडस्रहा, 6 फैसेट जो है प्रिज्म के जैसे या जो स्फटिक होता है उसके जैसे, क्वार्ट्ज के जैसे, तो ये उसमें देखने को मिल सकते हैं। वंगवत द्रवते, वंग का जो मेल्टिंग पॉइंट है उसके आसपास इसका मेल्टिंग पॉइंट हमें मिलता है। वंग 232 पे मेल्ट होता है, बिस्मथ जो है 271 पे मेल्ट होता है, तो ये उसके आसपास जाने वाली चीज है। हार्डनेस 2.5 है। गुरु जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये जो क्राइटेरिया है ये गुरुता के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 9.8 इसकी गुरुता यहाँ पे देखने को हमें मिलती है। सेलेनियम के बारे में अगर हम सोचे तो ये उसके कुछ क्राइटेरिया है। स्टील ग्रे, नॉन मेटेलिक उसका कलर होता है, लस्टर होता है कुछ हद तक। वंगवत द्रवते ये कह सकते हैं क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वंग के नजदीक, वंग 332 पे मेल्ट होता है तो ये 217 पे मेल्ट होता है। तो ये दो द्रव्य है चप्पल के बारे में ओपिनियन हमारे सामने आते हैं। एक्चुअली चप्पल का इस्तेमाल कोई करता है या नहीं इसके बारे में अब तक मुझे जानकारी नहीं मिली, लेकिन इसको यूज करने के बाद ही, मतलब जो एक श्लोक हमें मिलता है कि यथा लोहे तथा देहे, या फिर यथा ही आत्मा तथा ही रस, जो रस के बारे में जो चीज आइडियल होगी वही आत्मा के बारे में या शरीर के बारे में भी आइडियल हो सकती है। तो ये जो हमने देखा था कि पारद के संस्करण में उसका प्रयोग करके फिर उसकी निश्चिति करना, ये एक मेथड हो सकती है आइडियल द्रव्य ढूंढने की। तो चप्पल जो है रसबंधन करने में श्रेष्ठ कहा गया है। रसबंधन करने वाली जो चीजें हैं उनमें एक चप्पल भी आता है। तो भारत का बंधन अगर इससे हो जाता है तो इनमें से कौन सा चप्पल नाम से हम द्रव्य ले सकते हैं इसका निश्चय हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा प्रयोगों की हमें आवश्यकता पड़ती है। रसक के बारे में भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हमें देखने को मिलता है, लेकिन कुछ मिनरल्स हमारे सामने आते हैं। ये 3 टाइप्स के अनुसार, मृत्तिका, गुड़ाभ और पाषाणाभ।
प्रसारणों में 3 टाइप्स रसक के कहे हैं, उसके अनुसार कुछ मिनरल्स हमारे सामने आते हैं और एक स्वरूप का वर्णन भी हमें मिलता है रसक का। इतस्तु मृत्तिकाकारो क्षीयते नापि वह्निस्थः यशद कारण और रीतिकृत। ये क्राइटेरिया इससे हम रसक का स्वरूप जान सके। तो मृत्तिकाकार मिट्टी के जैसा दिखने वाला ये पीतभ रसक हो सकता है। क्षीयते नापि वह्निस्थः, अग्नि में रखने के बाद इसका क्षय ना हो। इसके बारे में एक सूत्र हमें रसरत्न समुच्चय में मिलता है। रस और रसक दोनों को अग्निस्थायी करने का विधान कहा गया है। जैसे पारद को अग्निस्थायी करने के बाद वो मतलब पक्ष छिन्न हो जाता है और अग्निस्थायी हो जाता है, वैसे ही विधि रसक के बारे में भी वर्णन। तो अगर ऐसा है तो हमें एक चीज उसके बारे में जाननी चाहिए कि जो अग्नि में रखने के बाद पिघलता भी हो नॉर्मल फॉर्म में, लेकिन उसको सिद्ध करके, रसक को भी सिद्ध करके अग्नि स्थायी करने का विधान मिलता है। इसलिए क्षीयते नापि वह्निस्थः का मीनिंग मुझे ऐसा ध्यान में आया था कि जो सिद्ध करने के बाद अग्नि में रख के उसका क्षय ना हो सके, पारद के जैसा है। इसलिए रस और रसक ये दोनों को सिद्ध के लिए कहा है। यशद कारण एक उसका सिनोनिम हमें मिलता है, जिसमें से एक पता चलता है कि वो यशद का एक और होना चाहिए, जिंक का एक और होना चाहिए। यशद मीन जिंक, जिंक का एक और होना चाहिए। और रीतिकृत, रीति मीन्स पित्तल, पित्तल के निर्माण में जिसका सहभाग, तो ये भी उसका एक सिनोनिम है। इसमें से 3 मिनरल्स जिंक के हमारे सामने आते हैं इन तीनों टाइप्स के लिए, जो ऑलरेडी डिसाइड करके हमारे बुक्स में दिए हैं। एक तो जिंक ऑक्साइड होता है, जिंसाइड जिसे कहते हैं, मृत्तिका रसक कहा जाता है। गुड़ाभ रसक जो है वो जिंक सल्फाइड के नाम से निर्दिष्ट किया है। स्पाइलराइट नाम का एक मिनरल उसके लिए मिलता है। और जिंक कार्बोनेट, पाषाणाभ रसक जो है जिंक कार्बोनेट, इसमें पाषाण का भाग ज्यादा होता है, ऐसा कैलामाइन नाम का मिनरल हमारे सामने। तो ये उनके कुछ फोटोज हमें मिलते हैं, मिट्टी के जैसा दिखने वाला, गुड़ के जैसा दिखने वाला और पाषाण के जैसा दिखने वाला। तो जिंसाइट, स्पाइलराइट और कैलामाइन, ये 3 मिनरल्स इन तीनों टाइप्स के लिए हमें देखने को मिलते हैं। तो अभी ये सारे चीजें कहाँ से मिली है, तो मैंने जो बुक का नाम बताया था, मिनरल्स ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैंने कोट की है। तो ये मिनरल्स के नाम हमें वहां से मिलते हैं। तो उन्होंने ग्रंथ में जो जानकारी है उसके अनुसार जियोलॉजिकली वो कौन से मिनरल हो सकते हैं वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है। तो इनको अगर हम स्वरूप के अनुसार देखें तो हमारा मिनरल जो है वो मैच उससे हो सकता है, यूज किया जाता है। उसके बारे में अगर हम देखें तो लास्ट वाला जो सैंपल है, फोटो है, मार्केट सैंपल का है रसक का, तो वो अभी रसक के तौर पे यूज किया जाता है। रसक पे भी तिलक आयुर्वेद में एक डिसर्टेशन पीजी स्टूडेंट ने किया था, तो उससे ये पता चला था कि ये जो सैंपल्स हमें मार्केट में रसक के नाम से मिलते हैं, इसमें जिंक का जो प्रोपोर्शन है वो बहुत ही निग्लिजिबल आता है, मतलब 0.0 समथिंग इतना ही क्वांटिटी में उसमें जिंक पाया जाता है। तो इसको रसक कहना चाहिए नहीं, ये संदिग्ध बात हो जाती है। लेकिन यशद कारण अगर रसक के लिए कहा है तो उसमें जिंक होना आवश्यक है, इतने यहाँ तक हम इसके बारे में सोच सकते हैं। तो ये ज्यादा इन पे स्टडी करके या इनका प्रयोग करके हम रसक पे निश्चय कर सकते हैं। गंधक के बारे में ज्यादा कुछ परेशानी हमें नहीं मिलती। गंधक सल्फर सबको पता है, जिसमें कोई संदिग्धता हमें नहीं मिलती, लेकिन सल्फर के कुछ टाइप्स भी ग्रंथ में कहे। श्वेत पीत रक्त और कृष्ण, अभी तो उसमें से पीत जो वर्ण का सल्फर है वही हम इस्तेमाल करते हैं। अलग कलर के जो सल्फर्स है वो अलग अलग प्रयोग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आप उनके बारे में सर्च करो तो श्वेत और कृष्ण के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलती, लेकिन रेड सल्फर के बारे में अगर आप गूगल पे सर्च करो तो वो किस लिए प्रयोग किया जाता है वो आपको समझ में आएगा। अल्केमी पे बहुत सारे प्रयोग लोग करते हैं, वो बहुत साल से
लोग करते आ रहे हैं। रसशास्त्र में तो है ही, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पे भी अल्केमी पे बहुत सारे प्रयोग बहुत साल से लोग करते, तो उनको भी ये रेड सल्फर क्या है ये जानने की बहुत ज्यादा उत्सुकता है। इसलिए एक क्वेस्ट फॉर द रेड सल्फर इस नाम से एक बुक भी मिलता है। अभी वो आउट ऑफ प्रिंट या आउट ऑफ मार्केट आउट ऑफ स्टॉक है, ऐसा मैंने देखा था। लेकिन गूगल पे सर्च करो तो रेड सल्फर के बारे में अल्केमी की बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। तो हमारे शास्त्र में भी हम देखें तो शुकतंतुंड जो श्रेष्ठ तरह का गंधक कहा है वो धातुवाद विधो वरहा, धातुवाद में इस्तेमाल किए जाने के लिए श्रेष्ठ कहा गया। लेकिन हमारा संबंध उससे अभी आता नहीं है। जो चिकित्सा के लिए प्रयोग किया जाने वाला सल्फर है उसके बारे में कोई संदिग्ध दीप्तिमांश नवनीत कोमल, हाँ नवनीत के जैसा वो कोमल होना चाहिए स्पर्श में। रजनी समप्रभो, हरिद्रा जो होती है हरिद्रा के जैसा वो दिखना चाहिए। कि अमला सार गंध को, अमला का जो वर्ण होता है पीत वर्ण का जो होता है उसके जैसा गंधक का स्वरूप कहा गया। तो उसके अनुसार ये मिनरल सैंपल और मार्केट सैंपल ये दोनों हमें देखने को मिलते हैं। गैरिक के बारे में भी ये वर्णन हमें मिलता है। रसरत्न समुच्चय का वर्णन है, पाषाण गैरिक और सुवर्ण गैरिक, ऐसे दो उसके टाइप्स हमें ज्यादातर ग्रंथों में देखने को मिलते हैं। तीसरा भी एक होता है लेकिन वो ज्यादा ग्रंथों में नहीं, सामान्य गैरिक नाम का। लेकिन पाषाण गैरिक और सुवर्ण गैरिक ये प्रैक्टिकली भी हमें फील्ड पे मिलते हैं, हम यूज भी करते हैं दोनों तरह के। दोनों के जो वर्णन कहे हैं उसके अनुसार हमें ये मिनरल्स मिलते हैं। प्रायः रेड ऑकर जो होता है हेमाटाइट का ही एक भेद होता है। हेमाटाइट पे वेदरिंग का जो परिणाम होके, वातावरण का परिणाम होके जो चेंजेस होते हैं तो उससे रेड ऑकर की उत्पत्ति हो जाती है। रेड ऑकर के पूरे रेड ऑकर के कुछ पर्वत या पहाड़ी जैसे इलाके भी हमें मिलते हैं। तो उसमें से जो अत्यंत शून्यतम स्निग्धम मसृणम, इस क्वालिटी का जो रेड ऑकर मिलता है उसको सुवर्ण गैरिक कहा गया है। और कठिनम ताम्र वर्णकम, अगर आप दोनों एक्चुअली देखे हो हाथ लगा के तो दोनों में फर्क आपको समझ में आ सकता है कि पाषाण गैरिक किसे कह सकते हैं और सुवर्ण गैरिक। तो कठिन और ताम्र वर्ण का जो होता है वो पाषाण गैरिक कहलाता है। मैंने मेरे पीजी के वक्त गैरिक पे थोड़ा सा काम किया था उसके स्टडी पे। तो पाषाण गैरिक और सुवर्ण गैरिक के ये दो सैंपल्स हमें मार्केट में मिलते हैं। अभी बाजार में भी जो रंगने के लिए गैरिक जो मिलता है वो बहुत ही सस्ता मिलता है और 10 या 20 रुपए किलो से स्टार्ट होता है। लेकिन एक्चुअल सुवर्ण गैरिक अगर आप परचेस करने जाओ तो कई जगह पे उसका रेट जो है 150 से 200 रुपए पर केजी, इस रेट में हमें वो मिलता है। तो ये दोनों में अंतर है, सुवर्ण गैरिक और पाषाण गैरिक दोनों अलग अलग होते हैं। क्वालिटीज में थोड़ा सा उसके डिफरेंस भी है गुणों में। ये एक चित्र मैंने निकाल के रखा था कि गैरिक के कलर में कितना डिफरेंस हो सकता है। नीचे जो है वो पहले वाला सैंपल था मेरे पास बोतल में, क्लिनिक में गैरिक का जो पाउडर था, और उसके बाद सुवर्ण गैरिक जब परचेस करके लाया तो दोनों के कलर में इतना डिफरेंस उसके शेड में देखने को हमें मिलता है। ये उसका बेस मिनरल है हेमाटाइट। हेमाटाइट को डायरेक्टली गैरिक के नाम से अभी यूज किया जाता है या नहीं कहीं पता नहीं, क्योंकि उसका जो वर्णन है अत्यंत शून्यतम स्निग्धम, ये हेमाटाइट ज्यादातर मैच नहीं करता। हेमाटाइट का जो पाउडर फॉर्म है वो ब्लड रेड कलर का होता है। बाह्य स्वरूप जो होता है वो स्टील ग्रे से लेकर रेड तक वैरी हो सकता है। इसमें कलर के अलग अलग वेरिएशंस देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए अभी जो गैरिक के नाम से यूज होता है उसको हम रेड ऑकर कहते हैं, आयन ऑक्साइड के नाम से वो मिलता है। कासिस जो होता है उसके बारे में जो वर्णन हमें ग्रंथ में मिलता है, चूर्ण कासिस और पुष्प कासिस ऐसे दो भेद है। चूर्ण कासिस जो होता है श्वेतम ईशत पीतम, सफेद वर्ण का थोड़ी सी पीली आभा वाला ऐसा होता है।
और पुष्पकाशिस जो होता है वो स्वच्छ हरिद्वर्णम। स्वच्छ मीन्स यहाँ पे थोड़ा सा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मेंशन करने की कोशिश यहाँ पे की हुई मिलती है। तो इसका मीनिंग हम क्रिस्टल के जैसा क्लियर ऐसा हम ले सकते हैं। और हरिद्वर्णम, हरे वर्ण का। तो ऐसा मिनरल कौन सा है जो हरित वर्ण का हमें कासिस के नाम से मिलता है? बाजार में अगर कासिस आप परचेस करने जाओ तो आपको ग्रीन विट्रियोल मिल जाता है। फेरस सल्फेट जो है वो बाजार में आपको कासिस के नाम से मिलता है। ज्यादातर प्रमाण में वो आर्टिफिशियल ही प्रिपेयर किया हुआ हमें मिलता है मार्केट में। तो उसके लिए नेचुरली कौन सा मिनरल हम डिसाइड कर सकते हैं, इसकी कोशिश में कुछ स्टडीज हुए थे। उसमें मैलेंटराइट नाम का एक मिनरल होता है। दोनों के फोटो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। लेकिन ये दोनों की क्वालिटीज है, हार्डनेस और स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों एक जैसे ही है। लेकिन एक नेचुरली ऑकरिंग मिनरल है और दूसरा केमिकली प्रिपेयर्ड है। जैसे कि तुत्थ प्रिपेयर्ड किया हुआ मिलता है कृत्रिम, वैसा ही ये ग्रीन विट्रियोल जो है ज्यादातर केमिकली प्रिपेयर्ड हमें मार्केट में मिलता है। तो अभी ये जो फोटोज जो है, एक मार्केट सैंपल है नीचे वाला और ऊपर वाला जो है वो माइन सैंपल है। तो मैलेंटराइट का ये गूगल में फोटो मुझे मिला था। पुष्पकाशिसकम स्वच्छम हरिद्वर्णम, क्रिस्टल के जैसा स्ट्रक्चर जिसको है और हरित वर्ण का है, ऐसा एक मैलेंटराइट नाम का मिनरल हमें मिलता है। और दूसरा जो है मार्केट सैंपल है। यहाँ पे चूर्णकाशिस का फोटो डालना बाकी है। लेकिन चूर्णकाशिस किसे कहते हैं, इसको वालुकाशिस भी कहते हैं। तो इसके बारे में एक ओपिनियन है, जो काशिस हमें मिलता है, फेरस सल्फेट मिलता है, उसको अगर हम वैसा ही पड़े रहने दें तो उसको एनवायरमेंट का परिणाम होके उसमें से हरा कलर चला जाता है और वो वालुका के कलर का हो जाता है। ईशत पीत श्वेत वर्ण का जो कहा है उसका पाउडर फॉर्म में आ जाता है। तो ये जो चीज है उसको चूर्णकाशिस या वालुकाशिस कहा गया है। कांक्षी के बारे में ये एक सूत्र हमें ग्रंथ में मिलता है, सौराष्ट्राश्मनि संभूता मृत्युनाशात वरीमता। सौराष्ट्र की एक मृत्तिका, एक तरह इसको कांक्षी कहा गया है। इसका एक आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया भी उन्होंने दिया है कि वस्त्र को इसके घोल में अगर डुबो के फिर मंजिष्ठा के द्राव में हम डाल दे तो वस्त्र का जो कलर है वो पक्का हो जाता है। मंजिष्ठा से वस्त्र का जो रंजन होना चाहिए वो पक्का हो जाता है। ये अभी प्रैक्टिकली करके नहीं देखा, लेकिन ऐसा एक आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया हमें ग्रंथ में मिलता है। तो नॉर्मली जो कांक्षी हमें बाजार में मिलती है वो दूसरे टाइप की होती है। ये फुल्लिका या श्वेत वर्ण की जो है, तुवरी जिसे हम कहते हैं, निर्भारा शुभ्रवर्णा स्निग्ध स्वरूप की हमें कांक्षी अभी बाजार में मिलती है। ये दूसरा एक कांक्षी का टाइप है। पोटैश एलम ही है दोनों के केमिकली अगर हम देखें तो पोटैश एलम ऐसा ही उसका आइडेंटिफिकेशन, लेकिन स्वरूप में थोड़ा थोड़ा भेद हम ग्रंथ के अनुसार कर सकते हैं। तो ये सैंपल जो है ईशत पीत गुरु स्निग्ध है, ऐसा हम इसको कह सकते हैं। ये पिक्चर गूगल से ही लिया है। लेकिन जो कांक्षी के दो टाइप्स हमें मिलते हैं, एक पटकी और फुल्लिका। पटकी ईशत पीत होती है, फुल्लिका जो शुभ्र वर्ण की होती है। तो दोनों के पिक्चर हम देख सकते हैं। हरताल के बारे में स्वरूप जो कहा है, स्वर्णवर्णम गुरु स्निग्धम तनुपत्रम च भास्वरम और बहुपत्रम। तो इससे एक चीज पता चलती है कि ये जो पत्थर का टुकड़ा जो है स्वर्ण के जैसा, उसका कलर होना चाहिए गोल्डन कलर होना चाहिए पीत वर्ण का, गुरु होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, बहुपत्रम होना चाहिए जिसमें से फ्लेक्स, जिसके लेयर्स हम निकाल सकते हैं, जैसे अभ्रक के हम निकाल सकते हैं, वैसे ही इसके भी बहुपत्र होने चाहिए। दूसरा टाइप जो कहा है निष्पत्रम पिंड सदृशम, गोले के जैसा पत्र रहित, ऐसा जो सैंपल इसका मिलता है इसको पिंड हरताल कहा गया। एक पत्र हरताल और पिंड हरताल, ऐसे दो प्रमुख टाइप्स हरताल के बारे में कहे हैं। अगर मिनरोलॉजिकली इसको देखे तो येलो आर्पिमेंट नाम का जो मिनरल है, आर्सेनियस ट्राइसल्फाइड, ये हरताल के नाम पे अभी डिसाइड किया हुआ मिलता है। तो दोनों के चित्र हम दे सकते हैं, स्वर्णवर्णम गुरु स्निग्धम तनुपत्रम च भासुरम
और बहुपत्रम, ऐसा जो वर्णन कहा है पत्र हड़ताल का, वो इस पिक्चर से हमें देखने को मिलता है। येलो ऑर्पिमेंट के ही दोनों टाइप्स है। केमिकली अगर देखें तो दोनों येलो ऑर्पिमेंट्स ही है, लेकिन स्वरूप में थोड़ा थोड़ा भेद होता है, इसलिए पत्र हड़ताल और पिंड हड़ताल ऐसे दो टाइप्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। दूसरा, निष्पत्रम पिंड सदृशम स्वल्पसत्वम तथा गुरु। गुरु होता है लेकिन पिंड सदृश होता है, पत्र रहित और पिंड सदृश गोले के जैसा होता है, जिसमें से लेयर्स हम सेपरेट नहीं कर सकते, ऐसा पिंड हड़ताल हमें मिलता है। दोनों सैंपल्स हम मार्केट में देख सकते हैं, दोनों के सैंपल्स हमें अलग अलग जगह पे मिलते हैं, तो इसलिए कुछ जगह पे पिंड हड़ताल मिलता है तो उसको डिस्कार्ड करके हमें पत्र हड़ताल परचेस करना पड़ता है, क्योंकि दोनों के गुणों में अंतर है। तो पिंड हड़ताल जो होता है वो गुणाल्पम और श्रीपुष्प हरणम ऐसे इसका गुणों का वर्णन किया है, इसलिए जो मार्केट सैंपल्स हम परचेस करते हैं वो दोनों के स्वरूप आइडेंटिफाई करके ही हमें पत्र हड़ताल को परचेस करना पड़ता है। मनशिला के बारे में 3 टाइप्स हमें ग्रंथ में मिलते हैं, शामांगी, कणवीरकार, खंडाख्या। तो उनके ये स्वरूप है। तो इसके अनुसार मंजिष्ठा के कौन कौन से मिनरल्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडियली मंजिष्ठा जो है रियलगार के नाम से जानी जाती है। जो मिनरल आइडेंटिफाई किया है मंजिष्ठा के लिए वो रियलगार है, आर्सेनिक डाई सल्फाइड। तो इसके ही कुछ अलग अलग फॉर्म्स हम इन टाइप्स के अनुसार देख सकते हैं। पहला जो है ये तिलक आयुर्वेद में मुझे सैंपल मिला था, श्यामा, रक्ता, सगौरा, भाराड्या। ये सभी जो स्वरूप के वर्णन है वो इसमें हम थोड़े थोड़े देख सकते हैं, इसलिए ये श्यामांगी मनशिला हो सकती है क्या, ये हम यहाँ पे ऐसा ओपिनियन हमारा दे सकते हैं। श्याम वर्ण भी है, रक्त वर्ण भी है और गौर वर्ण, थोड़ा सा पीताभ ऐसा भी वर्ण इसमें देखने को मिलता है, और कुछ मैला सा ऐसा वर्ण इसमें देखने को मिलता है, इसलिए श्यामांगी इसको हम कह सकते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे मैंने किया था। ये अभी तीनों जगह पे क्वेश्चन मार्क ही किया है, क्योंकि ये टाइप है, ऐसा हम 100% नहीं कह सकते। कुछ रिसर्च हमने अभी किया नहीं है, इसलिए हम कह नहीं सकते। ये जो हमें कंपाइलेशन स्वरूप की इंफॉर्मेशन मिली है उससे हम इस नतीजे तक आ सकते हैं। तो कणवीरका का वर्णन जो है, तेजस्विनी, निर्गौरा, ताम्राभा। जो लस्ट्रस है, गौर वर्ण जो है हल्का सा पीत वर्ण का जो शेड होता है वो उसमें से कम होता है, और ताम्र वर्ण जो है उसमें प्रधान होता है। वर्ण के अनुसार देखें तो ताम्र वर्ण उसमें प्रधान होता है। ऐसी कणवीर का रियलगर ही है, लेकिन ये स्वरूप उसमें थोड़ा सा अलग है। और तीसरा जो टाइप है, चूर्णीभूता अतिरक्तांगी सभारा। चूर्ण स्वरूप में या टुकड़ों के स्वरूप में जो मिलती है, और जिसमें पीले वर्ण की छटा बिल्कुल भी नहीं होती। मोस्ट ऑफ जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है, रक्तांगी। ऐसी जो मनशिला है वो खंडाख्या नाम से जानी जाती है। तो ये पिक्चर खंडाख्या हो सकता है क्या, ऐसा हम देख सकते हैं। तो ये तीनों पिक्चर जो है वो तीनों टाइप्स को समझाने के लिए यहाँ पे रखे हैं। तीनों जो है रियलगर ही है, आर्सेनिक डाइसल्फाइड ही है, लेकिन अलग अलग फॉर्म में हमें मिलते हैं। अंजन के बारे में बहुत ज्यादा संदिग्धता है, एग्जैक्टली वही चीज वही अंजन का प्रकार है ऐसा हम 100% नहीं कह सकते। लेकिन अभी जो डिसाइड की हुई चीजें हैं, जो मिनरल्स है, वो यहाँ पे आपके सामने रखता हूँ। सवीरांजन के लिए जो है स्टिबनाइट नाम का मिनरल है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जो है वो सवीरांजन के नाम से जाना जाता है। स्रोतोंजन जो है एंटीमनी सल्फाइड, लिग्नाइट का ही अलग फॉर्म होता है, केमिकली दोनों सेम ही है, तो वो मिनरल स्रोतोंजन के नाम से जाना जाता है। पुष्पांजन जो है ज्यादातर केमिकली ही प्रिपेयर किया हुआ मिलता है, जिंक ऑक्साइड के नाम से, श्वेत वर्ण का होता है, वो पुष्पांजन के नाम से जाना जाता है। जब यशद का भस्म हम बनाते हैं, यशद के भस्म बनाते समय उसकी जारणा होने के बाद तीव्राग्नि देने का एक विधान है लास्ट में। तो जब यशद को तीव्राग्नि देते हैं तो उसमें से जिंक का ऑक्साइड बन जाता है,
और वो कार्पास के जैसा उड़ने लगता है, तो उसको हम उसके ऊपर कुछ शराब डाल के कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये यशद पुष्प, उसको पुष्पांजन कहा जाता है। जिंक ऑक्साइड होता है, वो पुष्पांजन के तौर पे यूज किया जाता है। नीलांजन जो है गैलेना लेड सल्फाइड के नाम से जाना जाता है। गैलेना को पुष्पांजन के लिए आइडेंटिफाई किया है। और रसांजन जो है अभी भी संदिग्ध ही है, ज्यादातर संदिग्धता इसके बारे में भी है। तो रसांजन क्या चीज होनी चाहिए, इसके बारे में अलग अलग ओपिनियन हमें मिलते हैं। एक तो जो सभी इस्तेमाल करते हैं वो ओपिनियन है एक्सट्रैक्ट ऑफ इंडियन बर्बेरीज, मीन्स दारू हरिद्रा का जो घनसार है उसको रसांजन के नाम से यूज करने का अभी प्रचलन है, जो ट्रेडिशन है। तो जो रसायन दारू हरिद्रा से मिलता है वो भारत के संस्कार में प्रयोग किया जाता है क्या, ये भी एक सोचने वाली बात है। और दूसरा रसायन का जो ओपिनियन है वो भी हम देखेंगे। पहले उसके एक बार फोटो देख लेते हैं। जो संवीरांजन है धूम्र वर्ण का कहा है, तो ये उससे मैच होने वाला एक मिनरल है स्टिबनाइट। वल्मीक शिखराकारम भंगे नीलोत्पलद्युति भृष्टम तो गैरिकच्छायम। अब ये भंग होने के बाद का स्ट्रक्चर और भ्रष्ट होने के बाद का स्ट्रक्चर, ये दोनों पिक्चर यहाँ पे नहीं है, लेकिन वल्मीक शिखराकारम ऐसा जो स्वरूप स्रोतोंजन का कहा है, तो ये थोड़ा सा हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। पुष्पांजन जो है व्हाइट कलर का पाउडरी फॉर्म में हमें मिलता है। सीतम ऐसा उसका वर्णन है, श्वेत वर्ण का होता है। नीलांजन जो है गुरु स्निग्ध ऐसा होता है। इसके वर्ण के बारे में भी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, लेकिन एक चीज यहाँ पे है लोह मार्दव कारकः। अगर लोह एक्सट्रैक्ट करते समय लोह में जो वो सॉरी ओर में से लोह जब निकालते हैं तो लोह पिघले हुए फॉर्म में अलग हो जाता है। तो उस वक्त ये गैलेना जो है वहां पे इस्तेमाल करते हैं ये एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस के लिए। तो उस वक्त गैलेना का कुछ पार्ट अगर लोह में आ जाता है उस द्रवीभूत लोह में, तो उससे बनने वाली जो चीज है वो भंगुर हो जाती है। उससे बनने वाले पत्र या जो भी चीजें हम बनाते हैं उसमें भंगुरता आ जाती है। तो वो जो है वो लोह मार्दव कारकम ऐसा एक है। लोह के जो संगठन होता है धातु का, वो तोड़ने के लिए ये काम करता है। इसलिए ये लोह मार्दव कारकम ऐसा एक उसका एक्सप्लेनेशन इसका डीए कुलकर्णी जी के बुक में हमें मिलता है। रसांजन का ये मार्केट सैंपल का फोटोग्राफ है। मार्केट में ये चीज अभी रसांजन के नाम से मिलती है। ये दारू हरिद्रा का घनसार है। लेकिन दूसरा एक ओपिनियन रसांजन का जो है वो इसकी वजह से है। रसगर्भम रसाग्रजम रसोद्भवम ऐसे रसांजन के पर्याय है, रसांजन के नाम है। तो इसके बारे में अगर हम विचार करें तो येलो ऑक्साइड ऑफ मर्क्यूरी जो है इसको रसांजन कहा जाता है। मॉडर्न मेडिसिन में भी अगर येलो ऑक्साइड ऑफ मर्क्यूरी जो है उसके कुछ यूजेस हम देखें तो वो ज्यादातर आई ड्रॉप्स में यूज की जाने वाली वस्तु है। तो ये रसांजन हो सकता है क्या, ऐसे कुछ ओपिनियंस हमें बुक्स में मिलते हैं। कंकुष्ठ ये भी संदिग्ध ही द्रव्य है। तो ज्यादातर संदिग्ध द्रव्य हम रसशास्त्र में देखते हैं, लेकिन उसमें से भी जो आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं उसके कुछ साधन हमारे पास मिलते हैं। तो कंकुष्ठ के बारे में जो संदिग्धता है उसके अनुसार अलग अलग ओपिनियन कंकुष्ठ के बारे में हमें मिलते हैं। एक्सुडेट ऑफ गार्सिनिया मोरेला का जो प्लांट होता है उसमें से जो स्राव निकलता है पीले वर्ण का, उसको रस कंकुष्ठ कह सकते हैं। रूट ऑफ रियम इम्यूडाई जो हिमालय में होने वाली एक वनस्पति है, रियम इम्यूडाई जिसे रेवन चीनी कहा जाता है, इसके रूट्स को भी कंकुष्ठ कह सकते हैं। रूट्स का एक्सट्रैक्ट बना के जो हमें मिलता है उसको कंकुष्ठ कहा जाता है। और दो कुछ मिनरल्स और दो द्रव्य कंकुष्ठ हो सकते हैं क्या, ऐसा ओपिनियन रसरत्न समुच्चय में मिलता है। तो उन्होंने भी अलग अलग लोग क्या क्या द्रव्य कंकुष्ठ के लिए मानते हैं ऐसा एक श्लोक दिया है।
तो उसमें सद्योजात हाथी का जो मल होता है वो कुछ लोग ले सकते हैं, या फिर घोड़े का जो बच्चा होता है उसकी नाभि की नाल ले सकते हैं। ऐसे ओपिनियन कुंकुष्ट के बारे में मिलते हैं। लेकिन एग्जैक्टली कुंकुष्ट क्या चीज है उसको अगर जानना है तो स्वरूप उसका हमें वर्णन हम उसका हमें ग्रंथ में देखना पड़ता है। हिमवत पाद शिखरे कंकुष्टम उपजायते, ये लोकेशन के बारे में जानकारी हमें उसकी मिलती है। तो नलिका और रेणुका ऐसे दो कंकुष्ट के टाइप्स हमें मिलते हैं। उसमें भी पीतप्रभम गुरु स्निग्धम ऐसा जो कंकुष्ट है वो श्रेष्ठ कहा गया है, और रेणुका जो है श्याम पीतम लघु इस स्वरूप का कहा है। तो पीत वर्ण का ऐसा कौन सी चीज हमारे सामने आती है जो कंकुष्ट कही जाती है? तो ये दो ओपिनियंस हमने देखे, रेवंचिनी का जो मूल होता है और माइसोर गैम्बुस्टी का एक्सुडेट जो होता है, ये दो ओपिनियन हमें देखने को मिलते हैं। और जो मैंने बुक का नाम बताया था, इंडियन मिनरल्स ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, उसमें से एक मिनरल उन्होंने डिसाइड करके दिया है। एक्चुअली डिसाइड नहीं किया है लेकिन ओपिनियन उनका दिया है कि ये मिनरल कंकुष्ट हो सकता है। किन क्राइटेरिया के आधार से दिया है? तो ये तीन है, हिमवत पाद शिखरे जातम, पीत प्रभम और श्वेत पीताभम अतिवरेचनम। ये उसके जो क्राइटेरियाज है उसके अनुसार मैग्नेसाइट नाम का जो मिनरल है, मैग्नीशियम कार्बोनेट ऐसा केमिकली उसका नेचर है, वो कंकुष्ट हो सकता है, ऐसा उनका ओपिनियन। तो उसके लिए कुछ कारण है। एक तो हिमालय के फुटप्रिंट्स पे हिमवत पाद शिखर ऐसा जो कहा है, हिमालय के बेस के पास ये हमें मिलता है। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट एक उन्होंने स्पेसिफिकली दिया है, वहां पे ये ज्यादा पाया जाता है। हैकली फ्रैक्चर या बोन फ्रैक्चर ऐसा उसका नेचर होता है, टूटने के बाद जो उसका सरफेस का नेचर होता है उसको फ्रैक्चर कहा जाता है जियोलॉजी में। तो हैकली फ्रैक्चर का एक वर्णन उन्होंने बताया है कि इज जैग्ड शार्प एंड नॉट इवन, जो इवन सरफेस नहीं होता टूटने के बाद, ऐसा हैकली फ्रैक्चर उसको कहता है। जब बोन टूटता है, जब हड्डी टूटती है तो उसका सरफेस कैसे होगा, ट्रांसफर जो सरफेस होगा वो कैसे दिखेगा, वैसे ही इसका फ्रैक्चर होता है। तो ये उन्होंने संबंध जो है वो नलिका कंकुष्ट के लिए उन्होंने लिया है। तो ये नलिका कंकुष्ट हो सकता है, ऐसा उनका मानना है, क्योंकि इसमें परगेटिव एक्शन जो है, विरेचक प्रॉपर्टीज भी इसमें देखने को मिल सकती है। तो मैग्नेसाइट ये जो मिनरल है वो कंकुष्ट के नाम से उन्होंने वहां पे हमें एक ओपिनियन हमारे सामने प्रस्तुत किया है। कंपिल के बारे में भी कुछ हम जानकारी ग्रंथ में से प्राप्त कर सकते हैं। इष्टिका चूर्ण संकाशम चंद्रिकाढ्यो अतिदेशनः और सौराष्ट्र देशे उत्पन्नः, ये कंपिलक के बारे में जानकारी हमें मिलती है। तो एक चीज ये हम सबको पता है, मैलोटस फिलिपाइनेंसिस, ये कंपिलक नाम से वनस्पति हम यूज करते हैं। तो यही चीज रसशास्त्र में भी कंपिलक के नाम पे साधारण रस में लेनी चाहिए या कुछ अलग लेना चाहिए, इसके बारे में कुछ ओपिनियंस हमें मिलते हैं। तो रसशास्त्र है तो रसद्रव्य मिनरल्स ही होने चाहिए या पाषाण ही होने चाहिए, ऐसा कई लोगों का मानना है। इसलिए वनस्पति से निर्माण होने वाली जो चीज है वो इन महारस ऊपर साधारण में रसाचार्य नहीं डाल सकते, ऐसा उनका मानना है। तो वो मैलोटस को कंपिलक नहीं मानते, रसशास्त्रीय कंपिलक नहीं मानते, तो इसलिए कुछ अलग ओपिनियंस उन्होंने दिए हैं। तो इष्टिका चूर्ण संकाशम चंद्रिकाढ्य अतिरेचन और सौराष्ट्र देश उत्पन्न, ये इंफॉर्मेशन हमें कंपिलक को डिसाइड करने के बारे में मिली। निश्चित के लिए ये चीजें हमें ग्रंथ में अवेलेबल है, तो इनको ध्यान में अगर रखें तो रेड सैंडस्टोन शेल्स डोलोमाइट एंड लाइमस्टोन, ये जो मिनरल्स होते हैं, सौराष्ट्र देश जो है गुजरात का कुछ पार्ट होता है, उसमें मिलने वाले ये कुछ मिनरल्स हैं। तो ये कंपिलक हो सकते हैं, इनमें विरेचक प्रॉपर्टीज देखी गई है, तो ये चीजें कंपिलक हो सकती है, ऐसा एक ओपिनियन ये हमारे सामने रखते हैं। तो
गौरी पाषाण अगला द्रव्य जो है, अभी कुछ ही द्रव्य शेष बचे हैं। महारस, उपरस और साधारण में से कुछ द्रव्यों को देख के हम आज का लेक्चर स्टॉप करेंगे। तो गौरी पाषाण जो है, उसके लिए रसतरंगिणी की जो टीका है, वसुतस्तु श्वेत रक्त पीत कृष्ण भेदेन चतुर्विधः, ऐसे 4 वर्ण में मल्ल की प्राप्ति होती है। मल्ल मीन्स गौरी पाषाण, ये रसतरंगिणी के टीका में हमें मिलता है। और भी उसके कुछ टाइप्स हमें मिलते हैं, स्फटिकाभ, शंखाभ, हरिद्राभ। तो ये उसके स्वरूप को जानने के लिए हमें मदद करते हैं ये जो वर्ड्स है, स्फटिकाभ, शंखाभ, हरिद्राभ। इसमें से मार्केट में हमें ये 2 सैंपल्स मिल सकते हैं। सोमल जो है, ये 2 सैंपल्स में तो मिलता है, और तीसरा जो है स्फटिकाभ, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर वाला जो मल्ल है, वो भी हमें मिलता है। तीसरे का फोटो यहाँ पे अभी डाल नहीं पाया, लेकिन जो विट्रियस आर्सेनिक होता है, सोमल जिसे हम कहते हैं, या फिर मल्ल, आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड जिसका केमिकल नेचर है, वो इन तीनों फॉर्म में पाया जाता है। शंखाभ की है, शंख के जैसा उसका स्वरूप है। हरिद्राभ जो है, हरिद्रा के जैसा उसका स्वरूप है। वैद्यपात काले को ये सैंपल मिला था हरिद्राभ सोमल का। तो ये जो वेंडर्स है, उन्होंने सोमल की जगह ये पीला वाला पत्थर तो भेज दिया था उसको। तो उसको आइडेंटिफाई करके उन्होंने अलग से अलग निकाल के रख लिया था। तो ये हरिद्राभ सोमल के लिए हमारे सामने आता है। और तीसरा जो है स्फटिकाभ, उसका भी सैंपल हमें मार्केट में मिल जाता है। लेकिन ये रक्त वर्ण का जो है या कृष्ण वर्ण का जो है, ये अब तक देखने को कभी मिला नहीं है। तो गौरी पाषाण में ये 2 चीजें हमारे सामने हैं। वह्निजार, इसके बारे में भी संदिग्धता है, या क्या चीज है ये पहचानना थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि इसका पारद में कोई इस्तेमाल करता है या नहीं करता है, इसके बारे में भी हमें पहले खोजना चाहिए कि वह्निजार अभी कोई इस्तेमाल कर रहा है क्या पारद के संस्करण में। तो अगर ये पता चला तो आइडियल वह्निजार तक हम पहुंच सकते हैं। लेकिन वह्निजार के लिए कौन कौन से ओपिनियंस हमारे सामने आते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख सकते हैं। ग्रंथ में ये इंफॉर्मेशन हमें मिलते हैं कि समुद्रेण अग्निनक्रस्य जरायु बहिरुच्यता, समुद्र में जो अग्निनक्र है, अभी उसका कंपैरिजन व्हेल जो मछली होती है उससे करते हैं। तो व्हेल मछली का जो जरायु होता है, उसका जो प्लासेंटा होता है, वो एक्सपेल हो जाता है उसके शरीर से, और पानी में तैरते तैरते वो समुद्र के तट पे आके सूख जाता है। तो फ्रैग्रेंट स्मेल वाला उग्रगंधी ऐसा जो मटेरियल है, उसको वह्निजार के नाम से यूज करना चाहिए, ऐसा एक ओपिनियन इसका मिलता है वह्निजार। तो इसके लिए ये अंबर जो है वो डिसाइड किया हुआ मिनरल हमें यहाँ पे मिलता है। अंबर के लिए दूसरा है कि अभी ये फोटो जो दिख रहा है वो एक्चुअली व्हेल के जरायु वाला सैंपल का नहीं है। दूसरा ओपिनियन जो है, पाइन के कुल में जो ट्रीज होते हैं, उनमें से एक पाइन वाले वृक्ष में कुछ एक्सुडेट्स बाहर निकलते हैं, उसकी जो सतह है उसमें से कुछ एक्सुडेट्स बाहर निकलते हैं, और वो बाहर निकल के जम जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है वो बहुत साल में होने वाली प्रक्रिया है। तो इसके लिए उन्होंने ईयर्स दिया, मिलियंस ऑफ ईयर। तो ये फॉसिलाइज्ड रेजिन ऐसा उसका स्वरूप है, फॉसिल के फॉर्म में मिलने वाला एक पाइन वृक्ष का रेजिन है, पाइन वृक्ष से निकलने वाला निर्यास, ऐसा उसका स्वरूप अभी देखने को मिलता है। तो ऐसा जो अंबर होता है वो बहुत कीमती होता है और रत्न के जैसा प्रयोग होता है। तो उसमें कुछ प्राणियों के फॉसिल्स भी मिलते हैं। अगर जुरासिक पार्क का फर्स्ट मूवी किसी ने देखा हो, सबसे पहले जो आया था, तो उसमें जो क्रिएटर होता है उस जुरासिक पार्क का, उसमें हाथ में एक छड़ी होती है, उसमें जो ग्लोब होता है वो अंबर का होता है, क्योंकि उसके अंदर जो उन्होंने एक मच्छर का फॉसिल्स दिखाया। तो ऐसा जो है अंबर का स्वरूप होता है। अगर आप इजीली गूगल पे सर्च करके देखो अंबर, तो आपको ये सारे चित्र नजर आएंगे। तो उनमें से ये एक फोटो यहाँ पे लिया है। तो अलग ओपिनियंस में ये 2 मिलते हैं। एक तो व्हेल मछली का जो जरायु है वो सूखने के बाद अंबर के नाम पे
यूज किया जाता है, या फिर जो फॉसिलाइज रेजिन होता है पाइन के वृक्ष का, वो अंबर के नाम से यूज किया जाता है। तो ये भी संदिग्ध है, आइडियल अंबर किसे, या सॉरी आइडियल वन्यजाड़ किसे कहना चाहिए, ये अभी तक निश्चित हम नहीं कर पाए, लेकिन ये उसके लिए हम एक ओपिनियन दे सकते हैं। गिरी सिंदूर के बारे में भी ऐसे ही कंडीशन है। बाजार में मिलने वाली वस्तु और मिनरोलॉजिकली आइडेंटिफाई करने की हम जो कोशिश करते हैं वो वस्तु, इसमें भी अंतर पाया जाता है। तो महागिरीषु च अल्पीयः पाषाणान्तः स्थितोरसः शुष्कशोणः सनिर्दिष्टः, ये गिरी सिंदूर का वर्णन हमें ग्रंथ में मिलता है। तो इसमें एक तो चीज क्लियर है कि पाषाणान्तः स्थितोरसः, जो पाषाण के भीतर के पाषाण के अंदर के भाग में स्थित हुआ जो पारद है, उससे बनने वाला एक ये खनिज है, बनने वाला एक मिनरल है। ये इस श्लोक से हमें पता चलता है। शुष्क शोणः, जो सूखे हुए रक्त के जैसा दिखता है, रक्त वर्ण है लेकिन सूखे हुए रक्त वर्ण के जैसा दिखता है, ऐसा स्वरूप हमें इससे पता चलता है। लेकिन अगर दूसरे ग्रंथों को हम देखें, जैसे रस जलनिधि है, तो गिरी सिंदूर और नाग सिंदूर ऐसे दो अलग अलग टाइप्स में देखने को मिलते हैं। और नाग सिंदूर जो है वो नागजम नागगर्भजम ऐसे उसके टाइप्स हमें सिनोनिम्स हमें उसमें देखने को मिलते हैं। तो बहुत बार ऐसी गड़बड़ इसमें हो जाती है कि जो लेड ऑक्साइड है, हाँ लेड ऑक्साइड, लेड टेट्रा ऑक्साइड, वो गिरी सिंदूर के तौर पे लेने का विधान कई जगह पर मिलता है, लेकिन उसमें तो पारद है ही नहीं, नाग का वो संयोग है। इसलिए पारद का मिनरल हमें ऐसा चाहिए जो पाषाण के अंदर में शुष्क शोण, सूखे हुए रक्त के वर्ण का हमें मिल सकता है। तो एक मिनरल यहाँ पे उन्होंने आइडेंटिफाई करके दिया है, मॉन्ट्रोडाइट। तो मॉन्ट्रोडाइट का अगर स्वरूप हम देखें तो वो एक हल्की सी लाइन के जैसा हमें पाषाण के अंदर मिलता है, एक पत्थर के टुकड़े में उसका एक लाइन के जैसा हमें रेड कलर का मिलता है। उसका एक फोटो भी मेरे पास है, गूगल से ही मिला था। जो बाजार में अभी गिरी सिंदूर के नाम से लाल पाउडर जो मिलता है, वो लेड टेट्रा ऑक्साइड के केमिकल नेचर उसका होता है। अगर उसका मिनरोलॉजिकली हम देखें तो मिनियन नाम का जो मिनरल होता है, लेड टेट्रा ऑक्साइड, ऐसा ही केमिकल फॉर्मूला है, वो गिरी सिंदूर के नाम से मिलता है। तो ये दोनों चीजें जो है वो गिरी सिंदूर के लिए कंफ्यूजन थोड़ा सा पैदा करती है। लेकिन गिरी सिंदूर मार्केट सैंपल जो राइट साइड में दिया है रेड कलर का, इस फॉर्म में हमें मिलता है। तो पहले हमें ये इसका केमिकल नेचर भी पता होना चाहिए कि क्या हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लेफ्ट साइड का मॉन्ट्रोडाइट है, उसमें जो लाल कलर की जो लाइन दिख रही है वो एक्चुअली मॉन्ट्रोडाइट है, पूरा जो पत्थर है वो नहीं, रेड कलर का जो दिख रहा है वही मॉन्ट्रोडाइट। तो ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड इस फॉर्म में नेचर में हमें मिलता है। और गिरी सिंदूर मार्केट सैंपल का फोटो राइट साइड में, ये लेड टेट्रा ऑक्साइड है। इंगुल के वर्णन में भी हमें अभी जो हिंगुल के नाम से हम यूज करते हैं उसमें थोड़ी सी संदिग्धता मिलती है। जपा कुसुम वर्णाभः पेषणे सुमनोहरा महज्जलो महाभारपूर्ण हिंगुला श्रेष्ठ उच्चते। हिंगुल का स्वरूप हमें ग्रंथ में मिलता है, और हंसपाद हिंगुल जो है वो जो श्रेष्ठ होता है, उसका भी श्वेत रेखा प्रवाला, वो प्रवाल के जैसा दिखने वाला ऐसा हंसपाद हिंगुल का वर्णन हमें मिलता है। तो इससे दो चीजें हमारे सामने है। एक तो सिनेमार, इसके बारे में कोई संदिग्धता नहीं है। सिनेमार जो है वो हिंगुल के लिए प्रयुक्त किया हुआ मिनरल है, हिंगुल के लिए डिसाइड किया हुआ। लेकिन अभी जो हम इस्तेमाल करते हैं वो नीचे का मिनरल है, वो एक्चुअली मिनरल फॉर्म में नहीं मिलता। मार्केट सैंपल राइट साइड में नीचे फोटो जो दिख रहा है वो मिनरल फॉर्म में हमें नहीं मिलता, वो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड सिनेमार है। तो कृत्रिम हिंगुल जो है वही अभी हमें मार्केट में मिलता है, एक तरह से प्रिपेयर किया हुआ रस सिंदूर ही है, लेकिन रस सिंदूर के जैसे उसको 24 या 48 घंटे का अग्नि ना देख के
कुछ ही घंटों में, एक 4-5 घंटों में ही इसका निर्माण वो कर लेते हैं। तो ये कृत्रिम हिंगोल HGS ही है, लेकिन कृत्रिम विधि से तैयार किया हुआ ऐसा हमें अभी मार्केट में मिलता है। नेचुरल सैंपल जो होता है सिनाबार मिनरल का, उसका फोटो लेफ्ट साइड में दिया है। तो जो वर्णन हमें मिलता है जपा कुसुम वर्णाभम, इसका पेषण करने के बाद वो सुंदर लाल वर्ण का दिखेगा। महज्जलो, जो उसमें एक तरह की चमक होनी चाहिए, भारपूर्ण, जो वजन में भारी होना चाहिए। ऐसे जो वर्णन है वो लेफ्ट वाला जो पिक्चर है मिनरल सिनाबार जो होता है उसमें हमें देखने को मिलते हैं। तो ये मिनरल वाला सिनाबार जो है वो मार्केट में हमें नहीं मिल सकता, उसके लिए हमें फील्ड में जाके उसको ढूंढना पड़ेगा। तो मार्केट सैंपल का हमने देखा वो कृत्रिम हिंगुल ही हमें मिलता है। मृद्दार शुंग के बारे में एक श्लोक हमें यह मिलता है, सदलम पीतवर्णम च गुर्जर मंडले भवेत, और अर्बुदस्य गिरे है पार्श्व। ऐसे मृद्दार शुंग के बारे में हमें वर्णन मिलते हैं। सदल लेयर्स उसमें होने चाहिए, पीत वर्ण का होना चाहिए, भवेत गुर्जर मंडले, गुर्जर जो इलाका है उसके आसपास, गुजरात का जो कुछ पार्ट है, गुजरात और राजस्थान का कुछ पार्ट है, उसके आसपास ये मिलने वाला मिनरल है। अर्बुदस्य गिरे है पार्श्वे, एक माउंट आबू जो है राजस्थान में, उसके आसपास ये मिनरल मिलता है, ऐसा वर्णन हमें बुक्स में मिलता है। तो ऐसा मिनरल कौन सा है मृद्दार शुंग के बारे में, वो मिनरोलॉजिकली डिसाइड किया हुआ कुछ मिलता है। मैसिकट नाम का एक मिनरल होता है, लेड ऑक्साइड, PbO जिसे कहते हैं, वो गिरी सिंदूर हो सकता है, ऐसा एक ओपिनियन हमारे पास है। मार्केट में ये चीज अभी हमें मिलती है। लिथार्ज इसे कहते हैं, लेड ऑक्साइड ही है, लिथार्ज इसे कहते हैं। दोनों ही लिथार्ज ही है, लेकिन जो वर्णन उसका कहा है सदलम पीत वर्णम च, ये इसमें ज्यादा अच्छे से देखने को मिलता है, इसलिए मैसिकट का ये पिक्चर यहाँ पे रखा है। और ये अभी मार्केट में जो मिलता है ये मृद्दार शुंग, प्रायः उसको बाह्य उपचार में ही यूज करते हैं। जो मलहर कल्पना जो होती है उसमें ही ज्यादातर इस द्रव्य का यूज किया हुआ मिलता है। तो ये जो थे साधारण रस तक हमने कुछ द्रव्यों के बारे में थोड़ा सा देखा। ये सभी फोटोज जो है वो मेरे तो नहीं है, मेरे पास जो मार्केट सैंपल्स मैंने कलेक्ट किए हुए थे उसके कुछ फोटोज मैंने डाले थे, बाकी जो है वो गूगल से लिए। मुझे जो आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया जो समझ में आए थे उसमें से, उससे मैच होने वाले कुछ फोटो यहाँ पे दिखाने की कोशिश की। तो यही मिनरल्स डिसाइड किए हुए हैं ऐसा हम नहीं कह सकते, इसके बारे में अभी भी बहुत सारी संदिग्धता है। लेकिन क्या चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, मार्केट में हमें क्या मिलती है, और आइडियली उसका स्वरूप ग्रंथ में कैसा दिया है, उसके अनुसार दोनों को टैली करके हमें यूज करना चाहिए, ये पहुंचाने की कुछ थोड़ी सी कोशिश मुझे आज करनी थी, इसके लिए ये हमने लेक्चर प्लान किया था। तो यहाँ पे अभी मैं मेरा बोलना जो है वो रोकता हूँ और अभी सर को माइक हैंड ओवर करता हूँ। देवदत्त सर। किसी को कुछ आशंका अगर है तो चैट बॉक्स में पूछ लीजिए। चैट बॉक्स में कुछ आशंकाएं तो नहीं है। अगर ज्येष्ठ व्यक्ति है, सब ज्येष्ठ वैद्य है हमारे साथ, उनको अगर कुछ कमेंट करना है तो कृपया कमेंट करें। जी सर। ताने सर, अरविंद कडू सर, कुसे सर, सुदर्शन बच्चा भी आए थे शायद। सुदर्शन सर, संतोष भोर सर, कुछ कमेंट है तो। गौरव, हाँ बोला। हाँ सर। तुझं हे खूप छान झालं
माझं मध्ये जरा थोडं इंटरप्ट झाल्यामुळे मला बंद करायला लागलं होतं, पण खूपच छान आणि प्रेझेंटेशन छान होतं. फोटोजचं कलेक्शन छान आहे. बऱ्यापैकी नवीन माहिती पण मिळाली. शंका अशा काही नाही आहेत. काही वाटलं समजा तर प्रश्न विचारेन, पण खूपच छान झालं, काही प्रश्न नाही. सर मार्केट सॅम्पल्स बद्दल तुमचे काही अनुभव शेअर कराल का? मार्केट सॅम्पल आता जे तू टाकलेले जे आहेत ना, ऍक्च्युली आता हेलो सर हिंदी में थोड़ा सा बात करें। मार्केट सैंपल के जो फोटो आपने यहाँ पे दिखाए है, उसमें शिलाजीत का है या कलखापरी जो है या फिर गंधक है, एक्चुअली जो भी है वो सब बराबर वैसे ही मिलते हैं। उसमें थोड़ा मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा है, कलखापरी का मैं एक एक्चुअली सवाल पूछना चाहता था। उसमें कलखापरी का जो राउंड फील किया हुआ ऐसे एक ये मिलते हैं, उसमें जसत का प्रमाण बहुत ही कम होता है, लगभग निग्लिजिबल, लेकिन जी वही सर। लघुमाली करते हैं। बहुत साल पहले हम लोग श्वेत कलखापरी करके जो फोटो में लेफ्ट साइड में था, पीताब करके कुछ था ना, रसक या एक कुछ ऐसा था, पाषाण तो श्वेत था सर। कैलामाइन जो पाषाण, है वो हाँ कुछ जगह पे रसक के नाम से यूज किया जाता है। कैलामाइन उसमें मिनरल जो है वो शायद डिमांड रहेगा जसत का, तो वो श्वेत कलखापरी करके मार्केट में मिलता है। और श्वेत कलखापरी यूज करके अगर लघुमालिनी तैयार करते हैं तो उसका रिजल्ट इससे अच्छा आता है। ये थोड़ा ऑब्जर्वेशन था। बाकी शिलाजीत का जो है वो हम लोग शिलाजीत पत्थर से रेगुलरली एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, तो लगभग 30% के करीब 27 to 30% के करीब एक्सट्रैक्टिव निकलता है। और अग्नितापी बनाना पड़ता है, सूर्यतापी का थोड़ा प्रॉब्लम आता है, मतलब उसको टाइम जाता है ज्यादा, तो एक्सट्रैक्ट निकल सकते हैं उसमें अच्छा, और यूज हम लोग वो कर सकते हैं। मार्केट का जो सैंपल आता है उसमें बहुत सारी अलग चीजें मिलाई हुई रहती है शिलाजीत में, उसे बाइंड करने के लिए, या फिर क्योंकि वो सॉलिड नहीं होता, उसकी पाउडर नहीं होती। अगर हम लोग खुद शिलाजीत पत्थर से निकालेंगे शिलाजीत, तो उसका ब्रिकेट जैसा नहीं बनता है। जो मार्केट में 1 किलो का पैकिंग आता है ना, उसका पाउडर भी हाँ होता है। ये हम लोग बनाएंगे हाँ तो सर। उसका पाउडर नहीं होता है, इसलिए नहीं मार्केट में जो आता है उसमें अलग कुछ गम या फिर कोई अलग चीजें होने की संभावना ज्यादा है। इसलिए अगर एक्सट्रैक्ट खुद निकाल के शिलाजीत पत्थर से करेंगे तो यूज करने में मतलब वही अच्छा है, अभी जो मिलता है उसी में। जी सर। और बाकी का तो अभी सामने नहीं है, कुछ रहेगा तो मैं बाद में मैसेज छोड़ता हूँ, लेकिन आपका लेक्चर चल बहुत अच्छा रहा। थैंक यू बाकी सर। किसी को कोई शंका है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद सर। ताने सर कुछ कमेंट्स है आपके? हेलो हेलो हाँ सर बोलिए, सुन रहे हैं। हेलो गौरव। हाँ सर बोलिए सर। हाँ, हेलो। अभी जो रसक की जो बात हुई, तो हाँ सर। रसक का कुछ जैसे पहले पाउडर मिलती थी, अभी तो कुछ दगड़ जैसा या स्टोन जैसा कुछ मिल सकता है क्या अभी? सर अभी कैलामाइन जो है पाषाणाभ रसक जो हमने फोटो में देखा था, व्हाइट कलर के उसके मिनरल्स मिल सकते हैं। जो रसक पे एक डिजर्टेशन तिलक में एक स्टूडेंट ने लिया था, उसको कैलामाइन के कुछ सैंपल्स मिले थे, लेकिन वो एक्चुअली यूज किए जाते हैं कि नहीं उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। शायद गोपी कृष्ण सर जो है केरल के, वो कैलामाइन यूज करते हैं रसक के लिए। जिंक रसक कार्बोनेट के लिए? शायद अच्छा। उसका ये। हाँ रसक के हाँ, लिए सर। ओके, तो उसी से ही लघुमालिनी वसंत या और कुछ हाँ अभी सर लेकिन ने जो उससे रसबंधन हो जाता है क्या उससे? एक्चुअली सर उन्होंने उसमें देख लिया ज्यादा था इसमें। एक्सपीरियंस उसमें ज्यादा नहीं है। एक बार सर अच्छा, से थोड़ा हाँ सा हाँ, कंसल्ट करके मैं आगे कन्वे करूंगा। ओके पिछली ओके बार ओके। मतलब और अभी गोपी कृष्ण। हम्म, हाँ सर बोलिए सर। हाँ बोलो बोलो, नहीं बोलो। नहीं गोपी कृष्ण सर जो है वो उनके कुछ पोस्ट होते हैं फेसबुक पे, वो अलग अलग मिनरल्स के पोस्ट बीच बीच में डालते हैं।
तो उसमें एक बार उन्होंने ओके। रसद जो है कैलामाइन का मिनरल उसमें डाला था व्हाइट कलर का, उससे थोड़ा-सा पता हम्म, चला था कि सर शायद इस्तेमाल करते होंगे वो। ओके। और दूसरी और एक चीज है हिंगुल, जैसे अभी मार्केट में तो उतना खनिज हिंगुल जैसे मिलता ही नहीं, लेकिन नहीं सर। कुछ प्रयास हमने किए कि कुछ मिल सके ऐसा खनिज, तो मिल सकता है क्या, यानी भारत में या कहीं दूसरे एक्चुअली देश सर में मुझे जाना पड़ेगा अभी इसमें? तक नहीं मिला, लेकिन ज़्यादातर ये मिनरल्स के सैंपल्स जो है बाहर के देश में से मिल सकते हैं। मतलब अभी मैंने 2 सैंपल्स मंगवाए थे। वैद्य निसार शेख जो थे वो अमेरिका में हाँ, गए थे कुछ 1-2 महीने पहले। तो उनसे हाँ, बोरनाइट और चाल्कोपायरेट के सैंपल्स मैंने मंगवाए थे। जो सस्यक और सुवर्ण माक्षिक जो है उनको टेक्सास हाँ, में हाँ, उन्हें हाँ, वो मिले थे। वहाँ पे क्या होता है कि मिनरल्स की जो दुकानें होती है कुछ, कि एक ही मिनरल्स के हाँ, अलग-अलग सैंपल्स उन्होंने वहाँ पे डिस्प्ले के लिए रखे होते हैं और वो हम परचेज़ कर सकते हैं। हम्म, तो ऐसे कुछ सैंपल्स ओके, मिनरल्स के वहाँ से हम परचेज़ कर सकते हैं। तो हम्म, चाल्कोपाइरेट और बोरनाइट का सैंपल वैसे वहाँ से मंगवाया था मैंने। तो ऐसे ही ओके, सिनेबर का भी हमें मिल सकता है। लेकिन हाँ, अगर हाँ, उसको बल्क क्वांटिटी में चाहिए तो कैसे प्राप्त करना है उसके बारे में थोड़ा-सा हमें सर्च करना पड़ेगा। हम्म। अभी जो दर्द देश जो बोले हैं, उसी देश यानी हमारे तो बाजू में ही है दर्द देश, तो जी सर। वहां से अभी तक कुछ खास प्रयत्न मेरे ख्याल से नहीं हुए हैं कि कुछ मटेरियल ऐसे मिले। सर शायद मार्केट सैंपल्स के लिए संतोष बोर सर थोड़ा-सा गाइड कर सकते हैं ऐसा लगता है। हेलो। हाँ, हिंगुल के बारे में हाँ सर। मुझे बोलिए बोलना संतोष था। जी। दिल्ली, जी सर। नमस्ते नमस्ते सर। दिल्ली के मार्केट में मैंने एक्चुअली देखा था, हिंगुल के 2 सैंपल उन्होंने दिखाए थे। आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड ही थे दोनों। तो उसमें जो एक 25% कॉस्टली जो था उनके हिसाब से, तो वो थोड़ा लाइट था वेट में। और जो इम्प्योरिटी वाला उन्होंने जो बोला मुझे, वो हेवी था वॉल्यूम वाइज। जैसे सुवर्ण गैरिक में हम लोग देखते हैं, सुवर्ण गैरिक जो डार्क रेड कलर का आता है ना, वो वॉल्यूम वाइज बहुत ही लाइट होता है। और जो रेगुलर आता है वो हेवी होता है। वैसे ही हिंगुल में उन्होंने मुझे डिफरेंशिएट करके दिखाया था कि उसका वेट बहुत कम होता है, मास ज्यादा होता है। जो अच्छा क्वालिटी का हिंगुल उनके पास था, दोनों भी आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड थे, पर कॉस्ट में दोनों के ज्यादा डिफरेंस था। आर्टिफिशियली प्रिपेयर करने में शायद कोई लोग मनशीला भी उसमें मिला लेते हैं, ऐसी भी बंधता है। तो हाँ, उनके। लेकिन जब हम टेस्ट कराते हैं तो उसमें तो मिलता नहीं, खाली एचजीएस ही मिलता है, ऐसा होता है। हाँ, मैंने उनको पूछा था कि वो क्या प्रोसेस में कुछ फर्क है कि क्या, तो वो उन्होंने मुझे आंसर हाँ, दिया था कि मर्क्यूरी का जो परसेंटेज है वो जो कॉस्टली है, हाँ, अच्छा क्वालिटी का है, हाँ, तो उसमें हाँ, इसके लिए उसकी कॉस्ट ज्यादा है, मर्क्यूरी का परसेंटेज ज्यादा होने से। वो तो है। मर्क्यूरी का परसेंटेज तो उतना ही आएगा ना, क्योंकि सिंदूर है तो उसमें मर्क्यूरी कम ज्यादा होने की नहीं, संभावना। मालूम नहीं, सर एक्चुअली एक्चुअली उसका उस वेट कम था। जो सर अच्छा उसमें क्वालिटी का था एक उसका भार हल्का था। 3 घंटे में बनाते तो सस्ता वाला, 24 घंटे में बनाएंगे तो महंगा वाला, ऐसा हो हाँ, सकता है। ऐसे भी हो क्योंकि सकता है। एचजीएस में तो परसेंटेज तो सेम ही आएगा, नहीं तो फिर परसेंटेज अगर अलग होता है मर्क्यूरी तो उतना ही उड़ेगा ना। प्रोसेस में फर्क हाँ, पर रहेगा एक्चुअली शायद। अभी। गंधक कम कम हाँ, गंधक मिला के जल्दी उड़ाएंगे तो 3 घंटे में हो सकता है, तो वो सस्ता मिलेगा शायद। ज्यादा गंधक मिला के थोड़ा उसको टाइम लगेगा, तो वो उसका मतलब ये गुणधर्म अलग आते रहेंगे, ऐसा रहेगा शायद। मर्क्यूरी का परसेंटेज तो उतना ही रहेगा ना उसमें, वो तो है। ये असं मला वाटतं। ऐसा है क्या कि पत्थर में और कोई चीजें मिलती है क्या, हिंगुल में एचजीएस के अलावा, एचजी यानी मर्क्यूरी और सल्फर के अलावा और कुछ चीजें नेचुरल फॉर्म में मिलती है, नेचुरल हिंगुल में? सर नेचुरली जो हिंगुल के टाइप्स है तो उसमें हम्म, सिनाबार जो मिनरल डिसाइड किया है, तो सिनाबार के भी अलग-अलग टाइप। हाँ, तो सिनाबार होता है, मेटा हम्म, सिनाबार होता है, कोरालिन और भी होता है।
तो इसमें पारक का परसेंटेज जो है वो अलग अलग होता है, लगभग 50% से लेके 80% तक तो वैरी होता है। सबसे उत्तम जो मिलता है, सिनेबर हाँ। होता है उसमें 75 to 80% तक पारक मिल सकता है। तो ये हाँ पारक का हाँ प्रमाण जो है वो उसके नेचुरली टाइप के अनुसार भी वैरी हो सकता है। कुछ सैंपल्स होते हैं मेटासिनेबार या उससे कम वाले, तो उसमें पारक का परसेंटेज कम हमें मिलता है। हम्म, लेकिन ये नेचुरल वाले सैंपल के बारे में है। नेचुरल रहेगा तो कम ज्यादा रहेगा ही, हाँ अलग सर। अलग मटेरियल उसमें नहीं, मिला हो सकता है। आर्टिफिशियल रहेगा तो उसमें हम लोग नहीं, हाँ, अलग नहीं मिला सकते ना कुछ भी। नहीं सर। एजी का परसेंटेज कम होता है तो और दूसरा क्या मिलता है उसपे? क्या खाली हेलो। पत्थर जैसे ही होता है? हाँ जब सर, उसमें एजी बाकी का परसेंटेज जब जब सिलिका सर असू शकेल सर. नेचुरली होता है तो उसमें सिलिका वगैरह बाकी कंटेंट जो है उसमें मिले हुए होते हैं, और हम आर्टिफिशियली अगर प्रिपेयर करें तो उसमें मर्क्यूरी का परसेंटेज सेम होगा। लेकिन सर ने जैसे बताया कि उसकी विधि के अनुसार उसको कितना खर्चा आया, उसके अनुसार उसका परचेस रेट जो होगा वो कम ज्यादा हो सकता है। ये आर्टिफिशियल के लिए। हेलो. हेलो। हाँ सर। हाँ साने सर. हाँ नेचुरल नेचुरल अगर हिंगुल है तो वो अगर माइनिंग का आइटम है हाँ ना, तो उसमें सिलिका या फिर जो हाँ भी जमीन में रहने वाली इम्प्यूरिटीज या मिनरल्स जो भी है, वो जिस ठिकान से आता है हाँ उस ठिकान में पाए जाने वाले मिनरल्स या जो भी कुछ और रहेगा, हम्म, तो वो उसमें हाँ मिक्स मिला हुआ नेचुरली मिलेगा ही, मतलब उसी हिसाब से मर्क्यूरी का परसेंटेज कम ज्यादा हो सकता है अगर नेचुरल हम्म, सिनेबार लेंगे तो। अगर हम आर्टिफिशियल बराबर। प्रिपेयर करें, जो उड़ने वाला है बॉटल के ऊपर लगने वाला है वो तो प्योर मर्क्यूरी रहेगा, हम्म, इसलिए उसमें हाँ जो परसेंटेज आने वाला है एचजीएस में वो सबका सेम ही रहेगा, हम्म, ऐसा मुझे लगता है मतलब। हम्म। मेरा पूछने का यानी प्रयत्न ऐसा था उसमें कि जब नेचुरल फॉर्म में अलग अलग चीजें वहां मिलती हो तो हमारा शोधन द्रव्य भी बदल सकता है क्या उसमें? हाँ. जैसे, क्योंकि इस बारे में किसी ने अभी तक लिखा नहीं है, लेकिन जब बहुत सारे शोधन द्रव्य मिल जाते हैं, जैसे हिंगुल में अदरक है, नींबू है, कांजी है, दाड़िम सरस है, अजादुग्ध है, ढेर सारे द्रव्य लिखे हैं, तो कुछ वैरायटी में कुछ अलग सी चीजें होनी चाहिए, या ऐसा कुछ मिलता है क्या? या इट इज टोटली डिपेंड अपॉन वेयर टू यूज एंड हाउ टू यूज, इट इज टोटली डिपेंड अपॉन दैट ओनली? शोधन द्रव्य का सर मुझे ऐसा लगता है कि जहां से मिलता है, जिसमें जो जो इम्प्यूरिटी वो निकालने के लिए भी शोधन द्रव्य यूज होते हैं, और उसके गुणवर्धन के लिए भी होते हैं, या जो अवगुण है वो कम करने के लिए भी शोधन द्रव्य यूज होते हैं। तो नेचुरली उसमें जो मिलावट है नेचुरली मिली हुई, उसको निकालने के लिए भी शोधन द्रव्य यूज होते ही है। तो परफेक्टली ये जहां से आता है, जो कुछ उसमें मिला रहेगा, सिलिका रहेगी या फिर जो भी है, सल्फर रहे, जो भी रहेगा, उसको निकालने के लिए शोधन द्रव्य अलग अलग यूज करना ही पड़ेगा, उसमें काम होना चाहिए, मतलब आप जो बोल रहे हैं वो सही है। दूसरी द्रव्य के बारे में ये ठीक रहेगा, लेकिन जब हम हिंगुल की बात करते हैं तो उसको भावना ही खाली देते हैं, उससे कुछ निकालते नहीं है, तो खाली ऐसा हो जाता है कि कुछ गुण का वर्धन हो और कुछ गुण का कमती मात्रा में हो, यही खाली हो सकता है, या सात्मीकरण जैसे कुछ होता है, क्योंकि हिंगुल के बाद हम शोधन कराने के या उसको पेषण कराने के बाद तो धोते नहीं है, इसीलिए कुछ ना कुछ तो मटेरियल तो बाहर जाता नहीं है, वो भावना इसीलिए द्रव्य से अ, भी जो हाँ इम्प्यूरिटीज है वो चेंज, उसका फॉर्म ही चेंज होता रहेगा, ऐसा भी होता होगा ना, नहीं, उसको निकालना हर दैट्स बार व्हाई जरूरी है ऐसा कि भी। खाली ये
हाँ, खाली ये इट इज टू चेंज इट्स फॉर्म और टू गेट इट सात्म्य टू आवर बॉडी। बरोबर। और ये अगर अलग अलग वैरायटी का सिनेमा रहेगा, अलग जगह से मिलता रहेगा, उसमें मर्क्यूरी का प्रमाण कम ज्यादा रहेगा, तो जब उत्थापन करेंगे तो मिलने वाला मर्क्यूरी भी कम ज्यादा रहेगा। बिल्कुल ने जो बोला कि जिसमें ज्यादा 75% से ज्यादा मर्क्यूरी है वो अच्छा माना जाना चाहिए, तो उसमें नेचुरली हिंगुल मर्क्यूरी का पारद का प्रमाण ज्यादा ही रहेगा, ऐसा ही ग्राह्य है। लेकिन अभी नेचुरली मिलता ही नहीं है। एक पार्टी से मैंने लास्ट टाइम बात की थी, तो उसका कहना था कि 1 टन 2 टन 3 टन के हिसाब से अगर आप लेते हैं तो सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी इंडस्ट्री को सप्लाई करेंगे नहीं लगेगा। एक सोर्स मिला था, लेकिन ये मुश्किल है, लाना मुश्किल है इंडिया में लाना। हम लोग अगर बाहर से माइन से अगर लेते हैं ना, तो हमको फिर सोर्स का पता चलना बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर हम लोग माइन से इंगुल परचेज करते हैं, इम्पोर्ट ही होता है, लेकिन क्वांटिटी की उनकी जो कंडीशन है वो क्वांटिटी की है, लेकिन इतना क्वांटिटी में लेना मुश्किल है ना, रेट में जमेगा नहीं वो, इतना कितना पैसे इन्वेस्ट नहीं, क्योंकि क्या होता है मार्कशीट, बीच में मैंने मार्कशीट में जो काम किया था ना, 5-6 टाइप के सैंपल्स मैंने इकट्ठा किए थे और मैंने टेस्टिंग भी करवाए थे उनके, तो कुछ सैंपल में आर्सेनिक भी पता चला है करके। तो जब हम लोग सोर्स से किसी लेते हैं ना बड़ी क्वांटिटी में डायरेक्ट ओर से, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग वो सैंपल पहले टेस्ट करवा लेते हैं और बाद में उसको यूज करते हैं, बिकॉज जो बाकी धातु उसमें जो आते हैं उसका हमको एनालिसिस करके ही श्योर करके ही उसको यूज करना चाहिए। That's why, Santosh ji, that's why I asked the same question, because there are so many varieties of Shodhana Dravyas regarding the Hingul Shodhan, and should we do all this type of Shodhana, that is trituration with the Ardraka juice, then again with the Ajad Dugdha, with the Dadi Maswaras and all the things, or only one is only essential? That's why. बिकॉज ये जो बाकी वाले जो और में से जो द्रव्य मिलते हैं ना, जैसे आर्सेनिक हो या कुछ बाकी वाले जो, तो उनका शोधन का क्या करें हम? इंगुल में शायद वो मिलता है, तो उनका शोधन कैसे हो सकता है ना? एग्जैक्टली। अभी आजकल मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, जो लो रिस्क वाले आइटम है ना वो बेचो। अभी हड़ताल मनशील भी आती है ना, वो लो क्वालिटी की आती है, तो दे आर मेकिंग एवरीबडी सेफ। वो तो मार्केट के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन एक वैद्य के हिसाब से वो तो अच्छा नहीं है ना। आइडियली तो वी शुड गो फॉर एवरीथिंग। हमने आमयुक्त प्रयोग कहाँ पे किया करना है वो भी सोचना चाहिए, और इम्प्यूरिटीज के बारे में भी सोचना चाहिए जब हम लोग शोधन करते हैं तभी। बराबर। मेरा साउथ में जो हिंगुल शुद्धि होती है ना, हाँ संतोष बोला। हाँ बोल अरविंद। नहीं बोल। हाँ नहीं, साउथ में जो हिंगुल शोधन होता है ना, वो लोग वो जंबीर स्वरस या नींबू स्वरस में ही प्रेफर करते हैं, वो आर्द्रक स्वरस में प्रेफर नहीं करते जो हम लोग प्रेफर करते हैं। हाँ वही तो ना, इसीलिए तो यानी उसमें क्या चेंजेस आ जाते हैं, और वो ज्यादा अच्छी तरह से साथ में हो जाता है, या अच्छी तरह से ज्यादा अग्निवर्धन या अनुलोमक ज्यादा हो जाता है, ये भी बात सोच लेनी चाहिए ना उसमें भी। हाँ अरविंद। नहीं, मेरा कहना ऐसा है, अगर नेचुरली हिंगुल मिलता है और उसमें सर ने जो कहा कि इम्प्यूरिटीज अलग अलग प्रदेशों में पाए जाने की वजह से अलग अलग इम्प्यूरिटी उसमें रहेगी, प्रमाण कम ज्यादा रहेगा, तो शोधन द्रव्य भी अलग अलग रहेंगे। अगर ये सब टालना है, कुछ भी नहीं चाहिए, तो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड हिंगुल सबसे अच्छा है यूज करना, उसमें कोई भी इम्प्यूरिटी नहीं आएगी, और एक ही शोधन जो द्रव्य है वो आर्द्रक यूज करो और आर्टिफिशियल हिंगुल यूज करो। गुणवर्धन भी कर सकते हैं, क्योंकि भावना दे सकते हैं, और अच्छा हिंगुल आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड यूज करके दवाई भी अच्छी बना सकते हैं। नहीं, मैंने वही सोचा, अगर स्वर्ण मार्कशीट मुझे लेना है ना, तो कम से कम मुझे 1000 kg लेना चाहिए, एक बैच, एक ओर से,
देन ओनली मुझे वो सब रिपोर्टिंग करना, उसका सैम्पलिंग करना सब पॉसिबल होगा। 50-100 किलो लेके वो पॉसिबल ही नहीं होगा वो सब करना। और ग्रंथकारों ने इस तरीके से शोधन द्रव्यों का संग्रह दिया है पूरा अलग अलग, उस तरह से उनको ये भी मतलब मालूम था कि हिंगुल एक जैसा नहीं मिलेगा, अलग अलग चीज अलग अलग जगह से आएगा तो उसमें अलग अलग इम्प्योरिटी हो सकती है। इसीलिए शोधन द्रव्यों का अलग अलग मतलब पूरा संग्रह ही उन्होंने दिया है कि आर्द्रक से करो, दूध से करो या जो भी है। तो उनको भी शायद पता रहेगा ना कि उसमें इम्प्योरिटीज अलग अलग मिलने ही वाली है, या हर बार मिलने वाला सिंदूर जो हर बार मिलने वाला जो हिंगुल है वो सेम नहीं रहेगा। 4000 साल पहले जो माइनिंग में मिला था वो अभी अगर हम लोग खोदने जाएंगे तो वो सेम नहीं मिलने वाला है। इसीलिए उसका मतलब टेस्ट करके फिर हम लोग प्रमाण कर सकते हैं। सर ने जो पूछा वो सही है कि हर शोधन से अलग कुछ उसमें गुणवर्धन या गुण कम होने वाला है या शोधन होने वाला है, वो सब देखना चाहिए, उसमें स्टडी हो सकता है मतलब अलग से। अभी मैंने एक वेबसाइट देखी थी crystallage.com करके, और उसके ऊपर अगर आप सिनेबार के प्रकार देखेंगे तो कम से कम 13 प्रकार के सिनेबार है। और वो उनका जो जैसे बोर सर कह रहे थे कि ओरिजिन कहाँ से है वो दिखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बराबर है क्योंकि आसपास बहुत सारी और की ये रहती है, बहुत सारे अलग अलग और उसके बात में। तो गिजू प्रोविंस करके है चाइना से, वहां से वो ओरिजिन है। हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो और है उसके आजू बाजू में वही खदान में कौन सा और दूसरा मिलता है या उसमें कुछ कंटामिनेशन है क्या। ये भी एक वैलिड पॉइंट इसमें दिखाई पड़ रहा है। तो हमारे पूरे फार्मेसी में जैसे हम छोटे हमारी लैब बनाते हैं, वैसे एक जियोलॉजिस्ट होना भी अनिवार्य हो सकता है अभी इसी के बाद में। फूड एंड ड्रग को मत बताइए सर ये। नहीं, हम खाली हमारी जानकारी के लिए होना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा द्रव्य है करके, और हम यूज करते जाएंगे। पर्सनल टीम में होना चाहिए कम से कम। ठीक है, यहाँ अगर हमारी बातें हो गई होंगी तो हम यहाँ समापन कर दें सर। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद गौरव साहब, आपका कैमरा चालू कीजिए गौरव सर। Gaurav, as usual, you have done a good presentation. Thank you. Thank you, sir. थैंक यू गौरव। देवदत्त Thank you, sir. थैंक यू गौरव सर, कैमरा शुरू कीजिए। Yes, sir. धन्यवाद। सभी महानुभावों का भी धन्यवाद। ये बहुत ही अर्थपूर्ण चर्चा आपने की है। उसमें साने सर, भोर सर और अरविंद कड़ू सर, इन सब लोगों ने बहुत अच्छे इनपुट दिए हैं। मैं सभी के तरफ से और आयुर्वेदीय और उनको सहायता करने वाले आयुर्वेद टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से गौरव सर का बहुत आभारी हूँ। और ऐसे ही बहुत सारे अच्छे प्रेजेंटेशन हम आपसे अपेक्षित रखेंगे। और इसी के साथ आज के इस व्याख्यान सत्र का हम समापन कर देते हैं। धन्यवाद। Thank you, sir.